जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, सबको उस पार जाना पड़ेगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सारे नु भाई, गुड इवनिंग की हाल चाल जी? वधिया सारे। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू। आपके बिना मेरा मन ही नहीं लगता, पता है आपको? मतलब मैं वेट करता हूँ कि कब रात के 10 बजे मैं पूरी फैमिली से मुलाकात करूं, हम जीएसटी मिलके रिवाइज करें और एक नए इतिहास क्रिएट करें जी। एक बार फटाफट से बताओ जी, पहले तो क्या हम लाइव आ चुके हैं? जल्दी बताओ यार, क्या हम लाइव आ चुके हैं जी? फटाफट से बताओ जी। लोरी, कई बच्चे लाइव आ चुके हैं और मैं एक बार फटाफट से नाम ले दूं। तन्वी, तन्वी कह रही है सर कैसे हो, कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत बढ़िया हूं जी, आपका आशीर्वाद है, आपकी ब्लेसिंग है, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है जी। उसके बाद जी जानवी, गुड इवनिंग जी। खुशी, गुड इवनिंग। विभोर, गुड इवनिंग विभोर, क्या हाल चाल है आपके? यादव जी, गुड इवनिंग। उसके बाद मयूरी, मुस्कान। एक तो इतनी तेज तेरा आप मैसेज लिखते हो ना, पढ़े नहीं जाते। मतलब इतनी तेज से मैसेज लिखते हो, नालायकों, पढ़े नहीं जा रहे मुझसे मैसेज। रुको थोड़ा रुको, एक एक नाम तो पढ़ने दो। हिमांशी, गुड इवनिंग जी। मनीषा, गुड इवनिंग। मयंक, गुड इवनिंग। अंजलि, गुड इवनिंग जी। एक ये बच्चा कौन बीच में आ गया? योयो हनी सिंह। ओ माय गॉड, योयो हनी सिंह हमारी क्लास देखने के लिए आ गए। थोड़े दिनों की बात है सर, मेरे को लगा योयो हनी सिंह भी आ जाएंगे, बादशाह भी आएगा, और वो जो आजकल सिंगर कौन चल रहे हैं, जुबिन नौटियाल। सिंगर कौन चल रहा है आजकल? जुबिन नौटियाल। थोड़े दिनों के बाद ना मुझे लग रहा है सारे जीएसटी की रिवीजन क्लास देखेंगे। देखना कमाल कर देंगे सर हम, थोड़े दिनों की देर है बस, सारे जीएसटी की रिवीजन क्लास देखने बैठ जाएंगे यहाँ पे। बच्चा कह रहा है सर टेंशन मत लो, सब यहाँ पे आएंगे। लो जी, बच्चा कह रहा है वंस यू टेक माई नेम। बताओ जी किसका नाम लेना है जी? सहाना, सहाना गुड इवनिंग जी। सहाना गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है सभी के जी? लो जी, फटाफट से सारे बच्चे लाइव आ जाओ जी। ठीक है जी, जितने बच्चे हैं लाइव आ जाओ, सारे अपने अपने ग्रुप्स में डाल दो जी। जितने भी ग्रुप्स हैं फटाफट डाल दो कि विवेक सर लाइव आ गए हैं और आज हमें जीएसटी में कुछ नए टॉपिक हमें स्टार्ट करने हैं। और आज से ये लगा लो जितने भी हमारे बड़े बड़े टॉपिक है ना, उसकी जर्नी आज से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले आपको याद है, याद है कि भूल गए? लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था और काफ़ी सारे बच्चों ने वो सही किया है और कई नालायक बच्चों ने वो क्वेश्चन गलत भी किए हैं। तो उस होमवर्क को भी हमें कंप्लीट करना है। लास्ट क्लास की फटाफट से 5 मिनट में रिवीजन भी करनी है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और मैं कुछ क्वेश्चन भी लिख के लाया हूँ आपके लिए। और एक बात और ध्यान देना जी, आपका टेस्ट भी होगा जी आज क्लास के एंड में, आपका टेस्ट भी होगा। मतलब जो अभी तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन मैं बना के लेके आया हूँ, उसको हम क्लास के एंड में देखेंगे जी। ठीक है। अच्छा, कई सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमारे क्वेश्चन कैसे होंगे? मे भी शायद उन बच्चों को पता नहीं है, ऑलरेडी हम सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट दरबार में जीएसटी के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिकल बेस वाले जी। आपको बताओ जो आपके आईसीएसआई ने प्रैक्टिस मैनुअल इशू किया था, हम सारा का सारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट दरबार में। उसमें कुछ चैप्टर पेंडिंग है, बहुत जल्दी वो आपके स्टूडेंट दरबार के अंदर आ जाएंगे जी। ठीक है, तो रिवीजन बस यहां से करते रहो, जितने क्वेश्चंस हैं आप स्टूडेंट दरबार से देख सकते हो जी। ठीक है, चलो जी, अप्रोक्सीमेट हमारे 1100 बच्चे यहाँ पे लाइव आ चुके हैं जी। अप्रोक्सीमेट हमारे 1100 बच्चे लाइव आ चुके हैं। आओ जी एक बार यहाँ पे चेक करते हैं जी। आंसर बच्चों ने देना स्टार्ट कर दिया जी। बच्चे कह रहे हैं सर हमारा आंसर ले लो। अभी देखता हूँ तुम्हारा आंसर क्या है, अभी देखता हूँ जी आंसर क्या है जी। लो जी, इशिता कह रही है सर फ्रूटी दे दो। टेंशन मत लो सर, क्लास के एंड में फ्रूटी बिस्किट, ठीक है, सारा इंतजाम मैंने किया हुआ है, बट वो क्लास के एंड में करेंगे। एक बार फटाफट से ना आपके आंसर चेक कर लेते हैं कि आपने क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला था जी। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला था, एक बार वो देख लेते हैं जी। इधर देखना ध्यान से, एक बार लास्ट क्लास की ना, एक बार लास्ट क्लास की फटाफट से रिवीजन करते हैं। एक तो जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं बिल्कुल शांत हो जाओ जी, बिल्कुल शांत हो जाओ जी। लास्ट क्लास की एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं जी। लास्ट क्लास में याद करो, पूरी की पूरी क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी ना, वो एक लाइन के ऊपर बेस्ड थी कि जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स। इट मींस वैल्यू एडिड टैक्स का मतलब क्या है वो हमें डिस्कस करना था। और याद करो लास्ट क्लास में हमारा क्रक्स ये निकल कर रहा था कि जीएसटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे ग्रोस वैल्यू पर, बट जो पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को वो वैल्यू एडिशन पर पेमेंट करेंगे। बस ये बात ध्यान देना। मतलब सिंपल ये बात कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को जो हमें जीएसटी पे करना है ना, वो वैल्यू एडिशन पर जीएसटी पे करना है। मैंने कल भी कहा था कि जीएसटी लगेगा ग्रोस वैल्यू पर,
जीएसटी लगेगा ग्रोस वैल्यू पर, बट जो जीएसटी की पेमेंट होगी वो वैल्यू एडिशन पर जाएगी। बस ये बात ध्यान दो, ये सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी। अच्छा, उसके बाद ना फिर हमने काफी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा हो हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये होमवर्क आपके सामने है। अब इधर देखना ध्यान से, एक बार होमवर्क फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और काफी सारे बच्चे आंसर निकाल के बैठे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर 1,06,000 IGST पेबल आ रहा है जी। ठीक है, बच्चा कह रहा है सर 1,06,000 IGST पेबल आ रहा है। चलो चेक करते हैं आपका आंसर सही है या गलत, एक बार चेक करते नहीं। एक बार अब यहाँ पे देखना जी, एक बार अब यहाँ पे चेक करो जी। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा था जी, हरियाणा से, हरियाणा में सप्लाई हुई है। अच्छा, नोनू कहाँ का रहने वाला है, हरियाणा का। मोनू कहाँ का रहने वाला है, यूपी का। सोनू कहाँ का रहने वाला है, हरियाणा का। बाबू कहाँ का रहने वाला है, हरियाणा का। और गोलू कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का। अब मैंने कहा था कि नोनू ने सोनू को सप्लाई की, मोनू ने सोनू को सप्लाई की, सोनू ने बाबू को सप्लाई की, सोनू ने गोलू को सप्लाई की। ये सप्लाई आपके सामने थी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब इस सोनू ने नोनू से, ध्यान सुना जी, जब इस सोनू ने नोनू से सामान परचेज किया होगा तो हरियाणा और हरियाणा दैट इज CGST और SGST पे किया होगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, जब इस सोनू ने नोनू को CGST और SGST पे किया होगा तो क्या इसको ITC मिलेगा, नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और किसका मिलेगा, CGST और SGST का। अब यहाँ पे चेक करो वैल्यू कितनी है, 11,80,000 रुपए, उसमें GST इंक्लूड है। अब सोच समझ के बोलना सर, अगर 11,80,000 में GST इंक्लूड है तो 1180 पर GST कैलकुलेट करूंगा या उसमें से GST निकालूंगा? अब एक बच्चा कहता है यार अगर GST इंक्लूड होता है तो फिर GST निकालते कैसे हैं? एक बात मैंने सोच के बताओ सर, अगर 11,80,000 रुपए की वैल्यू है और अगर इसमें GST इंक्लूड है 18%, तो क्या करोगे, 118 मल्टीप्लाई 18, तो कितना निकल के आएगा, 1,80,000 रुपए का आपका GST निकल के आएगा। आपका GST कितना आएगा, 180 निकल के आएगा। अब अगर 180 GST है, उसमें 90,000 क्या हो गया, CGST हो गया, और 90,000 क्या हो गया, SGST होगा। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर, अब अगर 90,000 CGST पे किया और 90,000 SGST पे किया तो इस सोनू, ध्यान सुनाइए, सोनू अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, जल्दी बताओ सर, सोनू अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? सोनू अपनी बुक्स में लिखेगा कि 90,000 मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने हैं और 90,000 मुझे स्टेट गवर्नमेंट से लेने हैं, क्योंकि 90,000 पे इसने पेमेंट कर दी है GST की। किसको पेमेंट कर दी है, नोनू को। अच्छा, इस सोनू ने मोनू से भी सामान परचेज किया और मोनू रहने वाला है यूपी का, ये रहने वाला हरियाणा का, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। उस केस में क्या पेमेंट की होगी, IGST की। अब अगर वैल्यू 5 लाख रुपए है, 18% GST है, तो 5 लाख मल्टीप्लाई 18%, तो 90,000 रुपए का IGST पे किया होगा। सर अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं 5 लाख का 18 कितना हो गया, 90,000, मतलब 90,000 रुपए का IGST पे किया होगा। तो सोनू ने अपनी बुक्स में ये लिख लिया होगा कि मुझे गवर्नमेंट से IGST के 90,000 रुपए लेने हैं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद सोनू ने फिर आगे बाबू को सप्लाई की है। अब अगर हरियाणा इंटर स्टेट सप्लाई है, यहां पर भी क्या लगेगा, CGST प्लस में SGST। अब अगर वैल्यू 8 लाख रुपए की है, सोच समझ के बोलना सर, अगर वैल्यू 8 लाख रुपए की है और GST 12% है तो CGST कितना हो गया, 6%, SGST कितना हो गया, 6%। और अगर 8 लाख रुपए का 6% निकालोगे तो 48,000 पे CGST आएगा और 48,000 पे SGST आएगा जी। 48,000 पे CGST होगा, 48,000 पे SGST होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं। अच्छा, फिर सोनू ने गोलू को भी सामान बेचा, दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। उस केस में क्या लगेगा, IGST, और इसमें 28% GST इंक्लूड है। और अगर 28% GST इंक्लूड है तो आप बाहर कैसे निकालोगे जी, 12,80,000 पे डिवाइड बाय 128 मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो अपने आप बोल देना कितना आएगा, 2,80,000 पे यहाँ पे निकल के आएगा सर। 2,80,000 क्या निकल के आएगा, IGST। अब सोच समझ के बोलना सर, अब इस सोनू ने, प्लीज ध्यान सुना, इस सोनू ने गवर्नमेंट को GST देना कौन कौन से, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ जी, चैट बॉक्स में आंसर दो। इस सोनू ने गवर्नमेंट को GST देना कौन कौन सा जी, इस सोनू ने गवर्नमेंट को GST देना है, एक तो CGST पे करेगा 48,000 पे, SGST पे करना है 48,000 पे, और IGST पे करना है 2,80,000 पे। और इस सोनू ने गवर्नमेंट से GST लेना कौन कौन सा है, इसने 90,000 पे CGST के लेने हैं, 90,000 पे SGST के लेने हैं और 90,000 पे IGST के लेने हैं। अब कितने पैसे गवर्नमेंट से लेने हैं और कितने पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, एक बार पहले वो लिख लेते हैं जी। भाई कितने पैसे गवर्नमेंट से लेने हैं और कितने पैसे गवर्नमेंट को देने हैं, एक बार पहले वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक बार चेक करना सर, इधर देखो ध्यान से एक बार। अब जितने 1500 बच्चे, अप्रोक्सीमेट 1500 बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं जी, अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी फैमिली का हर बच्चा मुझे चैट बॉक्स में आंसर देगा जी, एक बार चेक करना। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जी, क्रेडिट,
और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पेमेंट। अब एक बार सोच के बताओ जी, अब यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे पेमेंट है। क्रेडिट मीन्स क्या हो गया कि इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, और पेमेंट का मतलब क्या हो गया है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। चेक करो, 90,000 पे आईजीएसटी के लेने हैं, 90,000 पे सीजीएसटी के लेने हैं, और 90,000 पे एसजीएसटी के लेने हैं। और मुझे गवर्नमेंट को देना क्या है जी, जल्दी बोलो फटाफट से, मुझे गवर्नमेंट को देना क्या है, 2,80,000 मुझे आईजीएसटी पे करना है, 48,000 पे सीजीएसटी पे करना है, और 48,000 पे एसजीएसटी पे करना है। अब पूरी क्लास से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, पूरी क्लास से मेरे को उम्मीद है सर, पूरी क्लास से बढ़िया कोई जीएसटी जानता नहीं है। फटाफट से लास्ट क्लास की रिवीजन करा दो। मैंने कल भी कहा था कि अगर मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है तो फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, आईजीएसटी क्रेडिट, जल्दी लिख के बताओ, आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी। आईजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट आईजीएसटी, और सेकंड सीजी और एसडी, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सीजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट सीजीएसटी, अगर कुछ बच जाएगा देन आईजीएसटी। और एसजीएसटी क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट एसजीएसटी, अगर कुछ बच जाएगा देन किससे करेंगे, आईजीएसटी। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था जी। एक बात आप सोच समझ के बताना जी। हाँ जी, हेलो, ये नालायक बच्चा, क्या हो गया आपको, क्या रो क्यों रहे हो, पार्ले जी खाना है, हद हो गई यार, पार्ले जी खाना है मेरे बच्चे ने यार, हद हो गई। मैं तो हे भगवान, मुझे इतना पापी क्यों बना रहे हो, बच्चे ने पार्ले जी खाना है यार, पार्ले जी पकड़ो, रोने की क्या बात है, आंसर तो दो कम से कम। नालायक बच्चा कह रहा है मैं आंसर नहीं दूंगा जब तक पार्ले जी मिलेगा, पार्ले जी पकड़ो और आंसर दो फटाफट से, भगवान मुझे पाप चढ़ जाएगा। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट सोच के बताओ जी। अब यहाँ पे आईजीएसटी के 90,000 पे, अब मुझे 90,000 पे लेने हैं और 2,80,000 पे देने हैं। हाँ जी, 90,000 पे लेने हैं, 2,80,000 पे देने हैं, तो इस 90,000 से ये 280 की पेमेंट करूंगा, ये पूरा 90,000 पे खत्म हो जाएगा, ये पूरा 90 खत्म हो गया। अब 280 में से अगर मैं 90,000 माइनस करूंगा तो 1 लाख, इसमें से 90 माइनस करूंगा तो 1,90,000 मेरे यहाँ पे बैलेंस बचेगा। अब सीजीएसटी के 90,000 पे लेने हैं, 48,000 पे देने हैं। हाँ नहीं, सोच समझ के बोला, सीजीएसटी के 90,000 पे लेने हैं और 48,000 पे देने हैं। क्या सीजीएसटी फर्स्ट में आईजीएसटी में यूज करूं, जल्दी बोलो सर, क्या सीजीएसटी फर्स्ट में आईजीएसटी में यूज करूं, आंसर इज नो। सीजीएसटी यूज करूंगा फर्स्ट सीजीएसटी में, अगर कुछ बच जाएगा देन किस में करूंगा, आईजीएसटी में करूंगा। तो भैया 90,000 पे पहले 48,000 पे ये वाला खत्म कर दूंगा, 48,000 पे खत्म हो गए। अब अगर 90,000 में से 48,000 माइनस कर दूंगा तो बैलेंस मुझे सीजीएसटी के गवर्नमेंट से और कितने लेने हैं, सर मुझे गवर्नमेंट से और लेने होंगे 42,000 पे। अब जो ये 42,000 पे क्रेडिट बचा गवर्नमेंट के लिए, उसको तुम आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। जो 42,000 पे क्रेडिट बचा उसको तुम आईजीएसटी में यूज कर सकते हो, बस एक बात ध्यान दो। तो 42,000 पे अगर मैं यहां पे यूज करूंगा तो 190 में से अगर 42,000 माइनस किया, कितना बच गया जी, 148 बैलेंस बच गया, 148 बच गया जी। अब आ जाओ एसजीएसटी, एसजीएसटी पहले का यूज करूंगा, एसजीएसटी में ये 48,000 पे खत्म हो जाएंगे। अब अगर इसमें से 48,000 पे खत्म हो गए, बैलेंस कितने बचे, 42,000 पे, और 42,000 पे अगर वहां खत्म कर दूंगा तो 1,06,000 पे नेट मेरा आईजीएसटी बचेगा जो मुझे गवर्नमेंट को देना होगा जी। सर 1,06,000 पे नेट मेरा आईजीएसटी बचेगा जो मुझे गवर्नमेंट को देना होगा, ये आपका आंसर आएगा जी। अब बताना कितने बच्चों का सही है, एक बार मैं देख लूं। 1600 बच्चे सामने बैठे हैं, एक बार मैं देखूं तो सही उनके चेहरे कि कितने मेरे फैमिली के बच्चे हैं जिनका आंसर सही था जी, एक बार बताना जी। लो जी, हर्षित का तो आंसर ही गलत है। हर्षित कह रहे हैं 96,000 पे करने हैं, नालायक। हर्षित 1,06,000 पे करने हैं। बच्चा कह रहा है सर सही है सही है सही है सर, मजा आ गया, सही है, मेरा मेरा मेरा। लो जी, कमाल हो गया, कई बच्चों का सही है जी, इवन कई नहीं, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हर बच्चे का यहाँ पे सही है। एक बच्चे का डाउट आया, सर डाउट पहले आईजीएसटी खत्म करते हैं ना, हार्दिक नालायक। सर पहले आईजीएसटी खत्म करते हैं, वो क्रेडिट पहले खत्म करते हैं, पेमेंट मैंने कभी नहीं कहा सर, आप गलत इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, ध्यान रखना, आप इंटरप्रिटेशन गलत ले रहे हो सर। वो क्रेडिट पहले आईजीएसटी खत्म करते हैं, पेमेंट कैसे होगी, वो तो जो सीक्वेंस हमने कल क्लास में किया था वही सेम सीक्वेंस है जी। कमाल हो गया जी, बहुत बढ़िया जी, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सही है, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू जी। ठीक है, इधर देखना ध्यान से, इधर देखो, अब बहुत सारे बच्चों का आंसर सही है। अब यहां पे सुनना ध्यान से जी, अभी गेम खत्म नहीं हुई सर, अभी गेम खत्म नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है कि आपने ये क्वेश्चन सही कर दिया तो क्या आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे? पहली बात तो आपको मैं बता दूं सर, आज मैं आपका टेस्ट 3 बना के लेके आया हूं।
आज मैं आपका टेस्ट 3 बना के लेके आया हूं और इस टेस्ट 3 को हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं, इसमें भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप एग्जाम में गलती करके आओगे, बट इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे बाद में। इससे पहले मेरे कुछ और क्वेश्चन हैं जो आप मुझे बताओगे जी। यहां पे ना मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जी, आपने यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जी। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है हु विल क्लेम आईटीसी। पूरी क्लास सर, अब इतने बच्चे मेरी क्लास में इंटेलिजेंट हैं जो मुझे बता सकते हैं। पहले बताओ हु विल क्लेम आईटीसी, आईटीसी कौन क्लेम करेगा, सेलर या बायर जी? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ जी, आईटीसी कौन क्लेम करेगा, सेलर क्लेम करेगा या बायर क्लेम करेगा जी? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में लिख के, आईटीसी कौन क्लेम करेगा, सेलर क्लेम करेगा या बायर क्लेम करेगा जी? आईटीसी कौन क्लेम करेगा, सेलर क्लेम करेगा या बायर क्लेम करेगा? हद हो गई यार, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे। ये बच्चे कह रहे हैं सेलर क्लेम करेगा, कई बच्चे कह रहे हैं बायर क्लेम करेगा। बच्चों को यही नहीं पता कौन क्लेम करेगा। एक मिनट रुकना, सेलर वालों को थोड़े से मैं सेलर वालों के नाम पढ़ लूं। कितने बच्चे मेरी क्लास में नालायक बैठे हैं, पता नहीं कहां से आ गए। मतलब आधे बच्चे कह रहे हैं सेलर क्लेम करेगा, आधे बच्चे कह रहे हैं बायर क्लेम करेगा। सर आईटीसी कौन क्लेम करता है? मेरे को गुस्सा मत चढ़ाओ बिना बात के, देखो अभी क्लास हमारी स्टार्ट हुई है। सर आईटीसी कौन क्लेम करता है? जो जीएसटी देकर आता है। सोच के बोला, आईटीसी कौन क्लेम करेगा? जो जीएसटी देकर आएगा। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात मुझे सोच के बताओ यार। ये फ्रूटी आपके सामने है, शायद आप सही आंसर दे दो, देख के ही दे दो, शायद इसको देख के ही सही आंसर दे दो। एक बात मुझे सोच के बताना, मैंने आपको फ्रूटी बेची है, अगर मैंने आपको फ्रूटी बेची है तो मैं सेलर हूं, आप बायर हो। मैंने आपको फ्रूटी बेची है, मैं सेलर हूं, आप बायर हो। मान लो ये 12 रुपए की फ्रूटी है, आपने मुझे 12 रुपए दिए, 10 रुपए फ्रूटी के हैं, 2 रुपए जीएसटी के हैं। अब सर 2 रुपए का जीएसटी जो पे किया, क्या वो मैंने पे किया या वो आपने पे किया? आपने पे किया ना। तो बर्डन किसकी जेब पर है? बायर की जेब पर है। और जिसकी जेब पर बर्डन होगा वही तो आईटीसी क्लेम करेगा। सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो आज बेकार की। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, जो बायर होगा ऑब्वियस सी बात है वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट मेरा क्वेश्चन ये है सेलर या बायर? भैया बायर ही तो जीएसटी देके आएगा। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, आज आपके फादर का बिजनेस है, आपके फादर कहीं से भी सामान परचेज करके आते हैं तो जीएसटी का बर्डन तो पापा की जेब पे आता है ना। और पापा क्या है? बायर है। तो जिसकी जेब पे बर्डन होगा आईटीसी वही तो क्लेम करेगा। सर सेलर तो जीएसटी चार्ज कर रहा है, सर सेलर तो जीएसटी चार्ज कर रहा है, बर्डन किसकी जेब पर आ रहा है? बायर की जेब पर। और अगर बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो बायर आईटीसी क्लेम करेगा। ये बात ध्यान रखना जी। इधर देखो ध्यान से, नहीं बच्चा कह रहा है सेलर क्लेम करेगा, बायर भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा जीएसटी में, तब वो कर सकता है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कैसे कैसे आप आंसर दे रहे हो। एक बात मुझे सोच के बताओ, सर सेलर कैसे क्लेम कर सकता है? यार मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप सेलर कैसे कह रहे हो। सर सेलर तो गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाला होता है। सर सेलर तो आपसे जीएसटी चार्ज करेगा। मैंने यहां पे क्वेश्चन क्या लिखा है? हु विल क्लेम आईटीसी। आपको ये बेसिक बात ही नहीं पता। मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ सर, मैं नहीं खेलूंगा ऐसे, ये बात ध्यान देना जी। मैं खेलना बंद कर दूंगा फिर आपके साथ। बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर ऐसे खेलना मत बंद करना, ऐसे खेलना बंद मत करना सर। हाँ तो आप मुझे सही आंसर दो। एक बात बताओ सर, चलो आराम से बैठो, मैं सेलर हूं, आप बायर हो, मैं तो आपसे जीएसटी चार्ज करूंगा ना। अब अगर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा तो क्या आईटीसी मैं क्लेम करूंगा या आप क्लेम करोगे? ऑब्वियस सी बात है आप क्लेम करोगे, बट वो बात अलग है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये बात तो अलग है कि अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है वो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकता। बट क्लेम करने वाला कौन होगा? बायर ही तो होगा, जिसकी जेब पर बर्डन आएगा। और ये बातें सर आपने पहले भी क्लास के अंदर पढ़ी होंगी कि भैया इनवर्ड सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। आपको देखो अगला मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है जी, आप इधर देखो ध्यान से, हु विल क्लेम आईटीसी। जल्दी बोलो, हु विल क्लेम आईटीसी, सेलर या बायर? हु विल क्लेम आईटीसी, सेलर या बायर? ऑब्वियस सी बात है बायर क्लेम करेगा सर, सेलर की बात यहां पे नहीं आएगी जी। उसके बाद हु विल चार्ज जीएसटी। अब बताओ जीएसटी चार्ज कौन करेगा? सर बिल में जीएसटी चार्ज कौन करेगा? सेलर चार्ज करेगा या बायर चार्ज करेगा? सर सेलर जीएसटी चार्ज करेगा, बायर तो जीएसटी देने वाला होता है, बायर की जेब पर तो जीएसटी का बर्डन होता है, बट चार्ज करने वाला कौन होगा? सेलर होगा। तो यहां पे बायर पे क्रॉस आएगा जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, आईटीसी क्लेम ऑन, आईटीसी किस पे क्लेम करते हैं जी? अपने आप सोच समझ के बोल देना जी, आईटीसी क्लेम किस पे करते हैं? इनवर्ड सप्लाई पे या आउटवर्ड सप्लाई पे? आईटीसी, कोई पर्सन अगर आईटीसी क्लेम करेगा वो इनवर्ड सप्लाई पे क्लेम करेगा या आउटवर्ड सप्लाई पे क्लेम करेगा? जल्दी मुझे चैट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ जी, आईटीसी क्लेम कौन सी सप्लाई पे करेगा? इनवर्ड सप्लाई पे या आउटवर्ड सप्लाई पे?
चलो शुक्र है भगवान का, अब सही आंसर दे रहे हो। 1 मिनट रुकना। ये आउटवर्ड वाला बच्चा कौन सा है? स्नेहा। स्नेहा आउटवर्ड सप्लाई पे कैसे क्लेम करेगा? आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? सेल। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है? परचेज। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, मैंने आपको फ्रूटी बेची है, मैंने आपको फ्रूटी बेची है, मेरे लिए क्या है? आउटवर्ड सप्लाई है। आपके लिए क्या है? इनवर्ड सप्लाई है। तो जिसके लिए इनवर्ड सप्लाई होगी वही तो आईटीसी क्लेम करेगा। सर ये बेसिक बातें मत भूल जाना, मैं ध्यान रख रहा हूं जी। एग्जाम के क्वेश्चन सोल्व भी तब होंगे जब ये बातें क्लियर होंगी, और अगर ऐसी ऐसी चीजों पे टाइम लगाओगे फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं कि ऑब्वियस सी बात है। इनवर्ड सप्लाई का मतलब क्या हो गया? परचेज हो गया। तो जो इनवर्ड सप्लाई होगी उस पर आईटीसी क्लेम की बातें होती हैं, आउटवर्ड सप्लाई पर आईटीसी क्लेम की बातें नहीं। तो आउटवर्ड सप्लाई पर तो जीएसटी चार्ज होता है। देखो मैंने क्या लिखा है, आईटीसी क्लेम करेंगे इनवर्ड सप्लाई पर, आउटवर्ड सप्लाई पर क्लेम नहीं करेंगे। जीएसटी चार्ज जो करेंगे वो करेंगे आउटवर्ड सप्लाई पर, इनवर्ड सप्लाई पर नहीं करेंगे। ये आपके आंसर हैं जी। आई थिंक अब जाके थोड़ा सा क्लियर हुआ है सर, अब जाके क्लियर हुआ है। उम्मीद करूंगा जिन बच्चों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा डाउट था बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भैया अगर आईटीसी क्लेम करने की बात होगी तो वो बायर क्लेम करेगा, और जो भी बायर क्लेम करेगा वो इनवर्ड सप्लाई पर क्लेम करेगा। सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने आपको सामान बेचा है तो आप बायर हो, आपके लिए वो सप्लाई इनवर्ड सप्लाई है, तो आईटीसी आप क्लेम करोगे और इनवर्ड सप्लाई पर क्लेम करोगे। बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है जी। अब मुझे बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार मैसेज लिख के बता दो जी, क्रिस्टल क्लियर हो गए यहां तक? आज के बाद कभी बाहर जाके गलती तो नहीं करोगे, कभी गलत तो नहीं बोलोगे? यहां तक बिल्कुल क्लियर है? क्योंकि अगर यहां तक क्लियर है फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा जी। स्टार्ट क्लास, अभी क्लास स्टार्ट करेंगे 2-4 मिनट के बाद, बट पहले ये टॉपिक क्लियर कर लेनी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये आरसीएम की बातें बीच में ना ही करे तो अच्छा है। आरसीएम कब लगेगा वो सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे। अभी बस इतना मेरा क्वेश्चन है कि जीएसटी किस पे चार्ज होगा और आईटीसी क्लेम करे कौन करेगा जी। ये सारी बातें हो गई जी। लो जी इधर देखो ध्यान से। अब अगर ये सारी बातें क्लियर हैं, अब आ रहा है मजेदार क्वेश्चन जी। अगर ये सारी बातें क्लियर हैं, अब आ रहा है मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना ध्यान से जी, क्वेश्चन देखना ध्यान से। अब यहां पे कल मैंने क्लास में सिखाया था कि आईजीएसटी फर्स्ट यूज करेंगे आईजीएसटी में, और फिर यूज करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, जैसे मर्जी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजीएसटी फर्स्ट यूज करेंगे सीजीएसटी में, फिर करेंगे आईजीएसटी में, ये हमने किया। एसजीएसटी फर्स्ट करेंगे एसजीएसटी में, फिर करेंगे आईजीएसटी में। ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। अब ये सारी बातें कल कंप्लीट करने के बाद ना एक पॉइंट मेरा बैलेंस बच गया था। ये सारी बातें कल कंप्लीट करने के बाद एक पॉइंट मेरा बैलेंस बच गया था, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपको यहां पे ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा हो जी, अगर ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्जाम के लिए, और मैं लिख के देने को तैयार हूं सर। एग्जामिनर आपको यहां पे इतना कंफ्यूज करेगा, आपको लगेगा कि आंसर मेरा सही है, वो आंसर गलत हो जाएगा जी। और 90% बच्चा ये समझ ही नहीं पाता ये कॉन्सेप्ट है क्या। बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे नहीं समझ पाता सर, आप हमसे क्वेश्चन पूछो हम आपको आंसर देंगे। मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इधर देखना ध्यान से जी। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इधर देखो ध्यान से, क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन देखो, मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। क्रेडिट आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है जी, क्रेडिट दिया हुआ है। आईजीएसटी का 2 लाख रुपए है और पेमेंट करनी है 80,000 रुपए। सीजीएसटी का 1,20,000 रुपए है, पेमेंट करनी है 180, और एसजीएसटी का 1 लाख रुपए है, पेमेंट करनी है 140। और यहां पे ना आपको एग्जामिनर ने बोल दिया कि आईजीएसटी फर्स्ट यूज करोगे आईजीएसटी में, सेकंड करोगे सीजीएसटी में, और थर्ड करोगे एसजीएसटी में। उसने बता दिया कैसे यूज करना है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी। अब प्लीज यार यहां पे बातचीत मत करना, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब एक बार यहां पे देखना जी, मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि आईजीएसटी के मुझे गवर्नमेंट से 2 लाख रुपए लेने हैं, सीजीएसटी के मुझे गवर्नमेंट से 1,20,000 रुपए लेने हैं, और एसजीएसटी के मुझे गवर्नमेंट से 1 लाख रुपए लेने हैं। और मुझे गवर्नमेंट को देना क्या क्या है? आईजीएसटी के 80,000 रुपए देने हैं, सीजीएसटी के 180 देने हैं, एसजीएसटी के 140 देने हैं। मेरा क्वेश्चन बस ये है, आपस में सेट ऑफ करके आंसर किस तरह से निकालोगे। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। हम सब जानते हैं आईजीएसटी फर्स्ट यूज करते हैं आईजीएसटी में, सेकंड कैसे भी करो, बट एग्जामिनर ने बता दिया कि आपको सेकंड करना है सीजीएसटी में, फिर करना है एसजीएसटी में। अब अगर आईजीएसटी के मुझे 2 लाख रुपए लेने
और 80,000 रुपये देने हैं, तो इस 2 लाख को 80,000 से खत्म करूंगा, ये 80,000 रुपये खत्म हो जाएंगे, ये 80,000 रुपये खत्म हो जाएंगे। अब सोच समझ के बोलना जी, अगर 2 लाख में से 80,000 रुपये ये खत्म हो गए तो आईजीएसटी के बैलेंस कितने बचेंगे? 1,20,000 रुपये बैलेंस बचेंगे मेरे पास। अब सोच समझ के बोलना नहीं, सोच समझ के बोलना, मेरी आईजीएसटी की पेमेंट सारी खत्म हो चुकी है, मेरी आईजीएसटी की पेमेंट सारी खत्म हो चुकी है। अब अगला केस क्या आ गया? सीजीएसटी। मुझे सीजीएसटी के 1,80,000 रुपये देने हैं, मुझे सीजीएसटी के 1,80,000 रुपये देने हैं और मुझे गवर्नमेंट से 1,20,000 रुपये सीजीएसटी के लेने हैं और 1,20,000 रुपये आईजीएसटी के लेने हैं। मुझे सीजीएसटी के 1,80,000 रुपये देने हैं और मुझे गवर्नमेंट से 1,20,000 रुपये सीजीएसटी के लेने हैं और 1,20,000 रुपये आईजीएसटी के लेने हैं। जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं सर, सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। इस 1,80,000 रुपये की पेमेंट को देने के लिए मैं सीजीएसटी क्रेडिट पहले यूज करूंगा या पहले आईजीएसटी यूज करूंगा जी? बस मुझे ये बता दो जी, मुझे ये बता दो जी। मैं इस 1,80,000 रुपये की, मैं आपके चैटिंग पढ़ रहा हूं जी, मैं आपके चैट बॉक्स में चैटिंग पढ़ रहा हूं, मुझे आंसर दो जी। इस 1,80,000 रुपये की पेमेंट करने के लिए मैं पहले सीजीएसटी यूज करूंगा या पहले आईजीएसटी यूज करूंगा जी? कई बच्चे कह रहे हैं जी सीजीएसटी, पंकज ने कहा सीजीएसटी जी, साई साक्षी कह रही है सीजीएसटी, कई बच्चे कह रहे हैं आईजीएसटी, कई बच्चे कह रहे हैं सीजीएसटी, ऑलमोस्ट बच्चा कह रहा है आईजीएसटी, और कई बच्चे सीजीएसटी में अभी भी लगे पड़े हैं। वो कह रहे हैं सर पहले सीजीएसटी पढ़ा है तो आप सीजीएसटी यूज करोगे। इधर सुना ध्यान से, यहीं पे आप एग्जाम में गलती करके आओगे जी, यहीं पे आप एग्जाम में गलती करके आओगे। और बच्चा जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, मैं सही बता रहा हूं सर, आप में से काफी सारे बच्चे यही काम, पता क्या काम करेंगे? वो करेंगे सीजीएसटी के 1,20,000 रुपये खत्म कर देंगे, फिर यहां 60,000 बचेंगे और उस 60,000 रुपये खत्म करने के लिए वो यूज करेंगे आईजीएसटी। दैट इज इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। सर याद करो मैंने क्लास में कहा था, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन के साथ साथ एक ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन भी होता है। मैनर का मतलब क्या है? मैनर का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास ये क्रेडिट है, इसको खत्म कैसे करेंगे ये मुझे पता है। सर अगर मुझे गवर्नमेंट से आईजीएसटी लेना है तो गवर्नमेंट ने कहा फर्स्ट आईजीएसटी में, सेकंड कैसे भी कर ले। अगर मुझे गवर्नमेंट से सीजीएसटी लेना है, फर्स्ट सीजीएसटी में, सेकंड आईजीएसटी में। अगर मुझे गवर्नमेंट से एसजीएसटी लेना है, फर्स्ट एसजीएसटी में, सेकंड आईजीएसटी में। बट मेरे को यह तो पता है कि मुझे यूज कैसे करना है, बट सबसे पहले क्या यूज करूंगा मुझे यह नहीं पता। सर बहुत ध्यान सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला है। आईजीएसटी यूज कैसे करना है मेरी पूरी फैमिली जानती है, सीजीएसटी यूज कैसे करना है मेरी पूरी फैमिली जानती है, एसजीएसटी यूज कैसे करना है मेरी पूरी फैमिली जानती है। बट इन सब में सबसे पहले कौन सा यूज करना है, इसमें काफी बच्चों को दिक्कत आती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट ये बात कहती है विवेक, सबसे पहले आईजीएसटी की हत्या करनी है। सबसे पहले आईजीएसटी की गर्दन पकड़, यहां से गर्दन पकड़ ले और आईजीएसटी का गला घोट दे। सबसे पहले जब तक आईजीएसटी का दम नहीं निकलेगा तो सीजीएसटी के पास नहीं जाएगा। सर जो बड़े चैटिंग कर रहे हैं अभी रुक जाओ, जो बड़े चैटिंग कर रहे हैं अभी रुक जाओ, पहले समझो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर बहुत ध्यान समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले दम कौन तोड़ेगा? आईजीएसटी तोड़ेगा। मतलब जब तक आईजीएसटी की डेथ नहीं होगी, जब तक आईजीएसटी की जान नहीं जाएगी, जब तक आईजीएसटी जीवित है, अब तब तक सीजीएसटी के पास नहीं जा सकते। बस ये बात ध्यान देना, ये मैं आपको ऑर्डर बता रहा हूं सर, ये ऑर्डर बता रहा हूं कि पहले खत्म करोगे आईजीएसटी, उसके खत्म होने के बाद फिर खत्म करोगे सीजीएसटी, उसके खत्म करने के बाद फिर खत्म करोगे एसजीएसटी। बस ये बात ध्यान देना। अब मुझे फटाफट से बोल देना जी, फटाफट से बोल देना। अब यहां पे आईजीएसटी के 1,20,000 रुपए लेने हैं, तो सबसे पहले इस आईजीएसटी के 1,20,000 रुपए को मैं 180 से खत्म करूंगा। अब इस 180 में से 120 चलेगा आईजीएसटी के, तो 60,000 रुपए जो बैलेंस बचे, इस 60,000 रुपए को खत्म करूंगा इस सीजीएसटी से। अब देखो देने मुझे कितने हैं? 60,000 रुपए, लेने कितने हैं? 120, तो 60,000 रुपए सीजीएसटी का क्या बच जाएगा? क्रेडिट बच जाएगा जी। और यहाँ पे 140 है, अपने बोल दो रही, यहाँ पे 140 है और यहाँ लेने कितने हैं? 1 लाख। तो भैया 1 लाख को 140 से करोगे, अब ये 40,000 रुपए जो मुझे एसजीएसटी के लेने हैं, आपने बोल देना जी जो 40,000 रुपए मुझे एसजीएसटी के देने हैं, क्या इस एसजीएसटी की पेमेंट के लिए क्या मैं सीजीएसटी क्रेडिट यूज कर पाऊंगा? सर आंसर बोल दो, क्या एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए क्या मैं सीजीएसटी क्रेडिट यूज कर पाऊंगा? आंसर इज नो सर, आंसर इज नो। ये बात आप सबको पता होगी कि सीजीएसटी के लिए एसजीएसटी यूज नहीं कर सकते और एसजीएसटी के लिए सीजीएसटी यूज नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या बनेगा?
ये अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता, आंसर पता क्या बनता? आंसर ये बनता कि 60,000 पे मुझे क्रेडिट बचेगा सीजीएसटी का और 40,000 पेमेंट बचेगी एसजीएसटी की। बस ये बात ध्यान दो जी। मैं दोबारा बोलूंगा इसका आंसर क्या था। अगर ये सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनता, अगर सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनता, इसका आंसर यह था कि एसजीएसटी के 40,000 रुपए की पेमेंट करनी है और 60,000 रुपए क्रेडिट बचेगा सीजीएसटी का। बस ये बात ध्यान दो जी, ये हमारा आंसर निकल के आता जी। लो जी, उम्मीद करूंगा अब जाके क्लियर हो गया होगा जी। यहां तक बताओ जी, अब कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ये नालायक बच्चे बैठे बैठे डिसलाइक करते जा रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम कमेंट बॉक्स में ही पूछ लो मेरे से। ऐसे नालायक बच्चे हैं, ऐसे नालायक बच्चे, मैं क्या बोलूं उनको बताओ। मतलब लाइक तो क्या करना, डिसलाइक ही कर बैठते हैं बैठे बैठे। मतलब वेले बैठे कुछ तो करेंगे ही नालायक। हाँ नहीं, फटाफट से बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चा कह रहा है सर एक्सप्लेन लॉजिक ऑल्सो। बच्चा कह रहा है लॉजिक एक्सप्लेन करो। अब यहाँ पे सर रिवीजन क्लास है। अब अगर मैं लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा तो 4-4 घंटे की क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। और लॉजिक आपने अगर रेगुलर बैच के बच्चे हो तो क्लास में एक्सप्लेन मैंने किया होगा, क्योंकि पेमेंट में दिक्कत आती थी, बेनिफिट अलग अलग यूज होते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम बिठाया। अब वो लॉजिक के लिए वो एग्जाम्पल अलग चल जाएंगे। आप ये बताओ कि आपको ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर कैसे करते हैं जी? फर्स्ट क्या खत्म करोगे? आईजीएसटी। सेकंड क्या खत्म करोगे? सीजीएसटी। और थर्ड क्या करोगे जी? आप एसजीएसटी खत्म करोगे। इस तरह से आप करोगे जी। बस ये बात ध्यान दो जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? लो जी, अब ऐसा करो, अब यहां पे अब मैं लिखने जा रहा हूं जी ऑर्डर। अगर किसी बच्चे ने इसकी फोटो क्लिक करनी है तो कर सकता है। यहां पे लिखने जा रहा हूं ऑर्डर। आपका फर्स्ट ऑर्डर है आईजीएसटी का, सेकंड ऑर्डर है सीजीएसटी का और थर्ड ऑर्डर है एसजीएसटी का। बस ये पर ध्यान दो जी। ये आपके पॉइंट निकल के आ रहे हैं जी। ठीक है, अगर किसी को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो जब ये क्लास अपलोड हो जाएगी एक बार दोबारा पीछे करके देख लेना कि मैंने एग्जाम्पल में क्या कहा था जी। ठीक है, बट ये बहुत जरूरी है, आपके एग्जाम में ऑर्डर में से कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है, तो ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में गलती करके आ जाओ जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके ना आईटीसी वाले जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। बाकी आईटीसी कब क्लेम करते हैं, कहां तक क्लेम करते हैं, कंडीशन क्या होती है, लास्ट डेट क्या होती है, वो सारी बातें आईटीसी के चैप्टर में देख लेंगे। अभी जो हमारा आईटीसी का बेसिक था कि आईटीसी यूज कैसे करते हैं, ऑर्डर क्या होगा, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं जी। ठीक है, तो फाइनली अब मैं इस चीज को पैकअप करने जा रहा हूं जी। ठीक है जी। टू मच कंफ्यूजन प्लीज रिपीट सर। अब ये कंफ्यूजन सर उन्हीं बच्चों को हो रही है जिन्होंने पहले जीएसटी सही ढंग से नहीं पढ़ा। मैं सही बता रहा हूं सर, ये कंफ्यूजन उन्हीं बच्चों को हो रही है जिन्होंने पहले जीएसटी सही ढंग से नहीं पढ़ा, उन्हीं को कंफ्यूजन हो रही है। अगर थोड़ा सा भी अपने जीएसटी पहले पढ़ा हुआ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं जी, सभी बच्चों के लिए लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं। इतनी सी बात ध्यान देना, इधर देखो ध्यान से, अगर इधर देखो ध्यान से, मेरे पास ये आईजीएसटी है, मेरे पास ये आईजीएसटी है। गवर्नमेंट कह रहे इस आईजीएसटी को सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी में, सेकंड तुम कैसे भी कर लो। मेरे पास सीजीएसटी है, इसको तुम यूज करोगे फर्स्ट सीजीएसटी में, सेकंड करोगे आईजीएसटी में। मेरे पास एसजीएसटी है, फर्स्ट यूज करोगे एसजीएसटी में, सेकंड करोगे आईजीएसटी में। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब मुझे ये पता है कि मुझे यूज कैसे करना है, सर मुझे क्या पता है कि मुझे यूज कैसे करना है, मुझे ये तो पता है कि मुझे यूज कैसे करना है, बट इनमें से सबसे पहले यूज कौन सा करना है ये नहीं पता। सर सारे बच्चे आप जानते हो कि यूज कैसे करना है, ये सबको पता है कि यूज कैसे करना है, बट सबसे पहले कौन सा यूज करना है ये नहीं पता। गवर्नमेंट वही ऑर्डर बताने जा रही है कि सबसे पहले तुम हत्या करोगे आईजीएसटी की, फिर हत्या करोगे सीजीएसटी की, फिर हत्या करोगे एसजीएसटी की। ये आपका ऑर्डर है। तो मेरी फैमिली का बच्चा ये बात ध्यान दे सर, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन एक अलग चीज है और ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन एक अलग चीज है। बस ये बात ध्यान देना। एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऑर्डर का बनेगा तो फर्स्ट आईजीएसटी आएगा, सेकंड सीजीएसटी आएगा, थर्ड एसजीएसटी आएगा, और अगर मैनर का बनेगा तो मैनर क्या होगा, ये सारी बातें आपके सामने है जी। ठीक है जी, चलो जी इधर देखो ध्यान से जी। बच्चा कह रहे यूटीजीएसटी का ऑर्डर क्या होगा, यूटीजीएसटी फर्स्ट यूटीजीएसटी में करेंगे और सेकंड करेंगे आईजीएसटी में। इधर देखो ध्यान से जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना जी, अब मैं आ रहा हूं फाइनली आज की क्लास पे। अब यहां पे देखना जी, इधर देखो ध्यान से जी। तो फाइनली अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास जी। अब मैं चैट बॉक्स यहाँ पे देख नहीं रहा हूँ जी, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दी है। अब जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं अब यहाँ पे अलर्ट हो जाएं जी। जितने बच्चे सामने बैठे हैं, अप्रोक्सीमेट 1710 बच्चा लाइव बैठा है। अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं सर, अभी तक हमने लास्ट क्लास की रिवीजन कर ली, लास्ट क्लास का होमवर्क कर लिया और कुछ नए पॉइंट भी डिस्कस कर लिए, वो सारी बातें हो चुकी हैं।
अगर किसी को अभी भी डाउट है तो एक बार डाउट अपने नोटबुक में ना लिख लेना, ऐसा ना हो कि आने वाली क्लास खराब हो जाए आपकी, ऐसा ना हो कि आने वाली क्लास खराब हो जाए। तो डाउट एक बार साइड में लिख लेना। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं उस पर ध्यान लगाओ जी। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं सर। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारे जीएसटी के बड़े बड़े चैप्टर हैं उसकी जर्नी हमें स्टार्ट करनी है। अब जीएसटी के अंदर मैंने पहले भी कहा था सर काफी सारे चैप्टर कवर होंगे। अप्रोक्सीमेट सिंपल सी बात करूं 28 चैप्टर हमारे जीएसटी में हैं जो हमें कवर करने हैं रिवीजन क्लास के अंदर। अब उस 28 चैप्टर को रिवाइज करने से पहले, उस 28 चैप्टर को रिवाइज करने से पहले, मतलब जितने भी बड़े बड़े चैप्टर हैं उनको रिवाइज करने से पहले मुझे आपको जीएसटी का फ्लो बताना है कि जीएसटी का फ्लो क्या होगा। और जो मैं फ्लो बताने जा रहा हूं सर, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उन्होंने क्लास में पढ़ा होगा, जो मेरे रेगुलर बैच वाले नहीं हैं मे बी उन्होंने कहीं से भी कोचिंग ली होगी, शायद उन्होंने पढ़ा होगा शायद नहीं पढ़ा होगा, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। बट जो ये फ्लो मैं बताने जा रहा हूं सर, जो ये फ्लो बताने जा रहा हूं, इस डायग्राम को ना चाहे अपने रूम में पेस्ट कर लेना, क्योंकि जिस दिन आप सीएस बन जाओगे, जिस दिन आप सीए बन जाओगे, जिस दिन आप सीएमए बन जाओगे, उसके बाद भी ये डायग्राम आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। सर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, सिंपल सी बात कर रहा हूं। अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आता है, थियोरेटिकल बातें नहीं कर रहा सर मैं, प्रैक्टिकली ध्यान रखना, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं। अगर कोई भी क्लाइंट मेरे पास आएगा और इस डायग्राम की नॉलेज मुझे है, तो जो भी उसके डाउट्स होंगे ना इस डायग्राम में डाल देना, आंसर आपके सामने आ जाएंगे। और सर ये डायग्राम नहीं है जो मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रहा हूं, जो डायग्राम समझाने जा रहा हूं, इसको डायग्राम मत समझना, ये पूरा जीएसटी है सर, ये पूरा जीएसटी है, ये बात ध्यान देना, ये पूरा जीएसटी है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब यहां पे ऊपर मैंने हेडिंग लिखी है हाउ टू फ्लो ओवर जीएसटी, कि जो हमारा जीएसटी है वो हमारा फ्लो कैसे करेगा, मतलब हमें अगले वाले चैप्टर कैसे पढ़ने हैं, जीएसटी कैसे फ्लो करेगा, वो बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ। अब जितने बच्चे सामने बैठे हैं, मान लेते हैं मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूं जी, मैं सीए हूं, मैं सीएस हूं, मैं सीएमए हूं, और आप सब मेरे क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए हो। एक बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर मेरे को ना डाउट ये आ रहा है कि मेरे फादर साहब ने, मेरे पापा ने ना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उनको ना समझ नहीं आ रहा कि उनको जीएसटी में कैसे कंप्लाइंस पूरे करने हैं, किस तरह से कंप्लाइंस पूरे होंगे, उनको वो समझ में नहीं आ रहा। अब प्लीज ध्यान सुना सर, अगर आपके फादर बिजनेस कैरी करने जा रहे हैं तो आपके फादर के हाथ में जीएसटी के कंप्लाइंस कैसे हमें चेक करने पड़ेंगे, उसका फ्लो क्या होगा, वो सारी बातें बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहला पॉइंट, गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जो जीएसटी को पढ़ने का तरीका होगा, जो हमारे जीएसटी पढ़ने का फ्लो होगा ना, वो टोटल मिला के हमारे 13 चेक पॉइंट होंगे। मतलब अब मैं आपको 13 चेक पॉइंट बताने जा रहा हूं, और 13 चेक पॉइंट का मतलब क्या है कि 1 बाय 1 इन चेक पॉइंट पे खड़े होकर आपको देखना पड़ेगा कि भैया जीएसटी के क्या कंप्लाइंस होंगे। और अगर आपने सिंगल चेक पॉइंट पे मिक्स कर दिया या सिंगल चेक पॉइंट पे आपने गड़बड़ कर दी तो पूरा जीएसटी अब खराब हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है जीएसटी पढ़ना कैसे है। चैप्टर 1 स्टार्ट किया, 2 स्टार्ट किया, 3 स्टार्ट किया, 4 स्टार्ट किया, 7 स्टार्ट किया, 8 स्टार्ट, चैप्टर सारे खत्म हो गए, पढ़ने का फ्लो क्या होगा उनको ये नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर हो कि जो हम जीएसटी अब आगे पढ़ने जा रहे हैं उसका फ्लो क्या होगा, किस तरह से हम जीएसटी पढ़ेंगे। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि सबसे पहले ना जो भी क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा, सबसे पहले जो भी क्लाइंट तुम्हारे पास आएगा, आप ये चेक करो कि जिसमें वो बिजनेस कैरी करने जा रहा है, मतलब जिसमें वो बिजनेस कैरी करने जा रहा है वो एलिमेंट गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन में कवर होगा या नहीं होगा। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, एक बच्चा ये बात कहता है सर मेरे फादर जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, मेरे फादर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का। अब अगर मेरे फादर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलेटर का, तो क्या मेरे फादर के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने कहा पहली बातों ने ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैलकुलेटर जो है वो गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं है। सर सोच समझ के बोलना, अगर ये कैलकुलेटर गुड्स की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होगा, अगर ये कैलकुलेटर सर्विस की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होगा, उस केस में जीएसटी की बात ही नहीं होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई भी पर्सन हमारे पास आएगा, सबसे पहला एलिमेंट ये चेक करो कि जो वो काम करने जा रहा है क्या वो गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं है। एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो ये कैलकुलेटर जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाता है, तो मेरे पापा पूछ रहे हैं साथ ही बैठे हैं कि बेटा क्या इस पे जीएसटी लग जाएगा। मैं कहा अंकल नहीं। मैं कहा अंकल ऐसा भूल के भी मत कहना कि अगर मेरा काम गुड्स और सर्विस में कवर हो गया तो जीएसटी लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर ये गुड्स और सर्विस में कवर हो गया, मेरा आपसे क्वेश्चन है जी, मान लो ये कैलकुलेटर जो है ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर है, मान लो ये कैलकुलेटर जो है ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर है। अब ये मेरे हाथ में गुड्स है जी, मेरे हाथ में गुड्स है ना, तो ये गुड्स कहीं आ रहा है
और ना ही ये गुड्स कहीं जा रहा है, ये खड़े खड़े यहीं पे मुस्कुरा रहा है। मतलब ना तो ये गुड्स कहीं आ रही है, ना ये गुड्स कहीं जा रही है, ये खड़े खड़े यहीं पर मुस्कुरा रहा है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या इसके मुस्कुराने पर टैक्स है? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि विवेक, इस गुड्स पर भी जीएसटी एप्लीकेबल तब होगा अगर इसमें कोई हलचल होगी, इसमें कोई हरकत होगी, उसको बोलते हैं सप्लाई। उसको क्या बोलते हैं? सप्लाई। इट मींस अगर ये गुड्स और सर्विस में कवर है तो गुड्स और सर्विस में कवर होने के बाद आप ये भी चेक करोगे कि क्या ये सप्लाई में कवर है या नहीं है। सर याद करो, रिवीजन क्लास नंबर 1 या 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि जीएसटी सप्लाई पर एप्लीकेबल होगा। इट मींस अगर मेरा काम गुड्स में कवर है, मेरा काम सप्लाई में कवर है, मेरा काम सर्विस में कवर है, और अगर वो सप्लाई में ही कवर नहीं होगा उस केस में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सबसे पहला ये बताओ जी, सबसे पहला चेक पॉइंट क्या चेक करेंगे? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सबसे पहले हम क्या चेक पॉइंट चेक करेंगे जी? सबसे पहला चेक पॉइंट क्या होगा कि क्या ये गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं है। अब अगर ये गुड्स और सर्विस में ही कवर नहीं है फिर तो जीएसटी की बात ही नहीं होगी। अगर ये गुड्स सर्विस में कवर है तो सेकंड चेक पॉइंट क्या चेक करेंगे कि क्या ये सप्लाई में कवर है या नहीं है। तो सर ये दोनों चेक पॉइंट ध्यान रखना कि पहला काम क्या करोगे, गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं है, और दूसरा काम ये चेक करोगे कि कहीं ये सप्लाई में कवर है या नहीं है। ये बात ध्यान दो जी। एक बच्चा कहता है, सर मेरे पापा ना अब जैसे रात को साथ ही बैठ जाते हैं, कहते हैं चल मैं भी थोड़ा बहुत जीएसटी की रिवीजन देख लूंगा, थोड़ा बहुत हम भी देख लेते हैं कि विवेक सर कैसा पढ़ाते हैं। तो पापा साथ बैठे हैं, पापा कह रहे हैं कि यार सर ने ये तो बता दिया कि भाई कौन सा काम गुड्स और सर्विस में कवर होगा, ये चेक करेंगे, और अगर गुड्स सर्विस में कवर होगा उसके बाद ये भी चेक करेंगे कि वो सप्लाई में कवर होगा या नहीं होगा। अब बच्चा ये बात कहता है, सर सप्लाई में क्या कवर होगा, पापा पूछ रहे हैं। तो अंकल सप्लाई में क्या कवर होगा वो सारी बातें हम एक सेक्शन 7 होगा, 8 होगा, शेड्यूल 1 होगा, शेड्यूल 2 होगा, शेड्यूल 3 होगा, वो सारी बातें हम वहां पे रिवाइज करेंगे। अभी बस आप ये ध्यान दो कि मान लो जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो भी आप काम करो, मान लो वो सप्लाई में कवर है। भाई आपका जो काम है कैलकुलेटर का है, ये गुड्स में कवर है। आप कैलकुलेटर की सेल कर रहे हो, बदले में पैसे चार्ज कर रहे हो, मान लो सेल करना सप्लाई में कवर है। अब अगर आपके फादर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो एक बच्चा कहता है, पापा अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो ना तो आपके ऊपर ना फिर जीएसटी लग जाएगा। मैं कब ना, ये भूल के मत बोल देना सर, ये भूल के मत बोल देना। अगर कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा है उस केस में जीएसटी लग जाएगा, ये भूल के भी नहीं है। मेरा आपके फादर से क्वेश्चन है, मैं कहा अंकल एक बात बताओ, ये जो आप सप्लाई करते हो, ये जो सप्लाई कर रहे हो, ये सप्लाई आप कहां पे कर रहे हो? तो उसने कहा मेरा सारे कैलकुलेटर जो है ना वो उसका कोई इंडिया में बायर नहीं है, सारे कैलकुलेटर मेरे इंडिया से बाहर जाते हैं, इसको मैं सारे को एक्सपोर्ट करता हूं। मैं कहा अंकल आपका ये गुड्स है और जो आप काम कर रहे हो वो सप्लाई में कवर है, बट आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है, इसलिए आपके काम पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब तीसरा चेक पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगी उस केस में जीएसटी की बातें होंगी, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ही इंडिया से बाहर निकल जाएगी उस केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो सोच समझ के बोलना सर। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आया, प्रैक्टिकली इमेजिन करना, मैं कह रहा हूं थ्योरेटिकली बातें मत करना, इमेजिन करो हम सब सीएस बन चुके हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं वैसे भी, और हम सब सीएस बन चुके हैं। एक क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे को ये बताओ जी कैसे जीएसटी में काम करना है। सबसे पहले क्या चेक करोगे कि वो गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं है। सेकंड क्या चेक करोगे कि जो वो काम कर रहा है वो सप्लाई में कवर है या नहीं है। तीसरा क्या चेक करोगे, वो सप्लाई इंडिया से बाहर कर रहा है या इंडिया में कर रहा है, क्योंकि अगर वो इंडिया से बाहर करेगा उस केस में जीएसटी नहीं है, अगर वो सप्लाई इंडिया में करेगा उस केस में जीएसटी की बातें हो सकती हैं। अब बच्चा कहता है सर मान लो गुड्स और सर्विस में कवर है, मान लो वो सप्लाई में कवर है, और मेरे पापा जो हैं वो सप्लाई इंडिया में कर रहे हैं, तो अब तो पापा को बोल दूं कि पापा पर जीएसटी लग जाएगा। भाई पापा भी कह रहे हैं यार अब तो जीएसटी लगा दो, भाई 3 काम तो हो चुके हैं और तीनों काम मैं कर रहा हूं, अब तो जीएसटी लग जाएगा। मैं कहा अंकल अभी नहीं लगेगा। मैं कहा अंकल ये बताओ आपकी पूरे साल में टर्नओवर कितनी है? कहते बेटे पूरे साल में जो मेरी टर्नओवर है अप्रोक्सीमेट ना 4 या 5 लाख रुपए होती है। अब सोच के बोलना, आपकी पूरे साल में टर्नओवर 4 या 5 लाख रुपए है, मे बी अगर आपके फादर को पता हो जीएसटी में 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन लिमिट होती है। मैंने कहा अंकल आप नो डाउट गुड्स की सप्लाई कर रहे हो और वो सप्लाई इंडिया में कर रहे हो, बट आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, और अगर आप टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगे उस केस में आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये पर ध्यान देना। एक बच्चा कह रहा है अच्छा मतलब सर क्या हमें यह भी चेक करना पड़ेगा क्या मेरे फादर टैक्सेबल पर्सन है या नहीं? आंसर इज यस। मतलब 3 चेक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद, चेक पॉइंट नंबर 4 ये बात कहता है कि आप ये चेक करो कि जो ये काम कर रहा है ये पर्सन, ये टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर होगा नहीं होगा।
और टैक्सेबल पर्सन में कौन कवर होगा, कौन कवर नहीं होगा, ये सारी बातें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात बस ये ध्यान दो कि जो पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल है या जो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो बन जाएगा टैक्सेबल पर्सन, और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, नॉन टैक्सेबल पर्सन होते हैं। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, ये देखो एक बच्चा कह रहा है, देखो ये नाम है अननोन और क्वेश्चन भी अननोन वाले पूछ रहा है, नाम है अननोन, क्वेश्चन में अननोन वाले पूछ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा तो करवाना कंपलसरी होता है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, अभी चैप्टर हमने रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट नहीं किया, ये सारी बातें रजिस्ट्रेशन की हैं सर, अभी बीच में क्यों लेके आ रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल सी बात, मेरा क्वेश्चन क्या है कि भैया टैक्सेबल पर्सन होना जरूरी है। अब ये टैक्सेबल पर्सन में कौन कवर होगा, जब उसकी डेफिनेशन करेंगे उसमें आपको साफ क्लैरिटी मिल जाएगी कि सेक्शन 22 क्या है, 24 क्या है, 23 क्या है, वो स्टेप वाइज चलेंगे। अभी बस ये बात ध्यान दो रही, पहली बात तो मैंने क्या बोला, गुड सर्विस में कवर हो, दूसरी बात मैंने क्या बोला, वो सप्लाई में कवर हो, तीसरी बात मैंने क्या बोला, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में हो, चौथी बात मैंने क्या बोला, वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने की हो। ठीक है, अब प्लीज ध्यान सुनना जी, प्लीज ध्यान सुनना। आपके फादर कहते हैं जी, आपके फादर कहते हैं सर मान लो अगर सप्लाई, मान लो जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी सप्लाई मतलब पूरी टर्नओवर जो है, टर्नओवर मान लो 50 लाख रुपए है जी। अब सोच समझ के बोला जी, अगर टर्नओवर आपकी 50 लाख रुपए है, टर्नओवर आपके फादर की 50 लाख रुपए है, आपके फादर गुड्स में सप्लाई कर रहे हैं, इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, टर्नओवर 50 लाख रुपए, मतलब आपके फादर जो हैं वो क्या है, टैक्सेबल पर्सन है। एक बच्चा कहता है सर अब तो मेरे फादर पे जीएसटी लग जाएगा ना, अब तो बता दूं। मैं कहा बस लास्ट चेक पॉइंट है, मुझे एक बार बस ये चेक करने दो कि आपके फादर जिस गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं कहीं वो एग्जम्पशन लिस्ट में तो नहीं है, क्योंकि आज सर जीएसटी में अप्रोक्सीमेट 1211 गुड्स ऐसे हैं जो जीएसटी में एग्जम्प्ट हैं। अब सोच के बोला अगर आपके फादर का कैलकुलेटर एग्जम्पशन लिस्ट में कवर हो गया तो आपके फादर पर जीएसटी लेवी तो हुआ था बट कलेक्शन नहीं होगा। तो आपको पता हो सर आज काफी सारी सर्विस एग्जम्प्ट हैं, काफी सारे गुड्स एग्जम्प्ट हैं, ये एग्जम्पशन लिस्ट एग्जीक्यूटिव लेवल पर तो नहीं है, सीए इंटर वाले बच्चों में है, सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों में है, एग्जीक्यूटिव लेवल पर नहीं है। तो जो बच्चे प्रोफेशनल वाले होंगे उन सब ने एग्जम्पशन लिस्ट पढ़ी होगी, याद करो हमने क्लास में डिस्कस की होगी कि भैया कौन कौन सी सर्विस आपकी एग्जम्प्ट है। अब जो सर्विस एग्जम्पशन में कवर है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जीएसटी लेवी तो होगा बट उस पर कलेक्शन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि आपके फादर पर जीएसटी सिर्फ तभी लग पाएगा अगर आपके फादर जो भी काम कर रहे हैं अगर वो एग्जम्पशन लिस्ट में कवर नहीं होगा ना, फिर जीएसटी लेवी भी होगा और कलेक्शन भी होगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब एक बार यहां पे चेक करना जी, इधर देखो ध्यान से एक बार। अब यहां पे ना पहले 5 चेक पॉइंट पढ़ाता हूं जी, पहले एक बार 5 चेक पॉइंट पढ़ो जी। 5 चेक पॉइंट कौन से हैं? एलिमेंट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ये कई बच्चे बीच में बातें कर रहे हैं, सर आज मेरा गला पेन हो रहा है और मैं आज ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता आपके ऊपर, पता है मैं फिर भी क्लास लेने क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की हुई थी और मैंने कमिटमेंट जब कर दी है तो कैसे भी करके मैं क्लास लूँगा, बट मेरे को इतना वो मत करो कि मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ। कई नालायक बच्चे बीच में चैट बॉक्स में हरकतें कर रहे हैं सर, और मैं कई बार कह चुका हूँ सर यहाँ पे हम पढ़ने के लिए आते हैं। देखो अगर सही ढंग से पढ़ाई करोगे तो पढ़ने का मजा आएगा। अगर आप मजे लेने के लिए आए हो, जो आप नॉर्मली करते हैं कई बच्चे कि हाँ भाई किसी भी सेशन में जाके मजे करते हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बैठा सर। तो प्लीज़ मुझे ऐसा मजबूर ना करो कि मैं बोल ही ना पाऊँ, ठीक है। इधर देखो ध्यान से रही, इधर देखना प्लीज़ ध्यान से रही। अब यहाँ पे एक बार चेक करना रही, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ जी, यहाँ पे थोड़ा जूम कर रहा हूँ। देखो सबसे पहला, जिनके पास बुक नहीं है, बुक सबके पास होगी री, तो आप अपनी बुक में एक बार देख सकते हो। देखो चेक पॉइंट नंबर 1 क्या है? एलिमेंट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। मतलब सबसे पहले क्या चेक करोगे कि एलिमेंट गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं है, क्योंकि अगर वो गुड्स और सर्विस में ही कवर नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी। अगर वो गुड्स और सर्विस में कवर है तो सेकंड चेक पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि वो चेक करो सप्लाई में कवर है या नहीं है, क्योंकि अगर वो सप्लाई में कवर नहीं है फिर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। अगर वो सप्लाई में कवर होगा, अगर वो सप्लाई में कवर होगा फिर क्या चेक करोगे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है या नहीं है। अब सोच के बोला अगर उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है तो उस केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। अगर उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगी तो फिर चेक पॉइंट नंबर 4 क्या है? आप ये चेक करो वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं। और अगर वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, अगर वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है उस केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। अगर वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है फिर हम क्या चेक करेंगे? चेक पॉइंट नंबर 5। चेक पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि वो 100% एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में कवर है या नहीं है। अब आप मुझे बोल देना सर मैंने सारे
मैंने सारे चेक पॉइंट कंप्लीट कर लिए बट मैं एग्जामिशन में कवर हो गया, और अगर मैं एग्जामिशन में कवर हो गया तो जीएसटी लेवी तो होगा बट कलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर मैं एग्जामिशन में कवर नहीं हुआ, सर प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, अगर कोई पर्सन इन 5 चेक पॉइंट में कहीं पर भी कवर नहीं होता, अगर कोई भी पर्सन इन 5 चेक पॉइंट में कहीं पर भी कवर नहीं होता, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आकर यह बात कह दें, महाकाल भी अगर धरती पर आकर यह बात कह दें, भगवान राम भी अगर धरती पर आकर यह बात कह दें कि इस पर्सन पे जीएसटी नहीं लगेगा, उनकी बातें मत मानना क्योंकि जीएसटी लगेगा। सर मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, अगर किसी क्लाइंट को, अगर किसी पर्सन को जीएसटी से बचाना है, इन 5 में से किसी भी गेट में कवर कर लो, नहीं तो हमारा क्लाइंट जीएसटी से बच नहीं सकता। मैं दोबारा बोलूंगा सर, अगर कोई भी पर्सन को जीएसटी से बचाना है, अगर कवर कर लो, इन 5 गेट में कवर कर लो, इन 5 गेट में अगर वो कहीं पर भी कवर नहीं होगा ना तो जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो मुझे फटाफट से अब एक बार चैट बॉक्स में ये बता दो 5 चेक पॉइंट कौन कौन से अभी तक हमने डिस्कस किए हैं, अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ जी, जल्दी बताओ जी। 5 चेक पॉइंट हमने कौन कौन से कवर किए हैं? मनीषा कह रही है सर एग्जामिशन लिस्ट ओल्ड सिलेबस में नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है जी, टेंशन मत लो। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के अंदर वो एग्जामिशन लिस्ट नहीं है, प्रोफेशनल वाले बच्चों के अंदर है, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हो चाहे वो न्यू सिलेबस के हो जी। जल्दी बोलो जी फटाफट से जी। चेक पॉइंट नंबर 5 चेक पॉइंट बोल दो जी, 5 चेक पॉइंट बोलो कौन कौन से हैं। गुड्स और सर्विस, ठीक है, उसके बाद सप्लाई है या नहीं है, बहुत बढ़िया। प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल पर्सन, एग्जाम्शन हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका हो गया टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी हो गया। उसके बाद क्या हो गया जी आपका, ये क्या लिख रहे हो, तो इतनी तेज थे सर, प्लीज सेंड द जीएसटी टेस्ट एंड 7 कॉन्सेप्ट। मोहन अभी रिवीजन क्लास चल रही है, मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो जी। टैक्सेबल पर्सन बहुत बढ़िया जी। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है गुड सर्विस टैक्सेबल, बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं जी, ऑलमोस्ट सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इधर देखना ध्यान से, इधर देखना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है 12 बजे तक ले लो क्लास, 12 बजे तक ले लो नालायक क्लास। सर अभी गरारे करके, अभी कम से कम 2 बार गरारे करके और 1 बार भाप लेके मैं क्लास लेने के लिए आपके आया हूं ताकि क्लास मिस ना हो जाए। आज मैं 12 बजे तक तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता, आज मैं 12 बजे तक बिल्कुल भी नहीं ले सकता सर। आपको पता नहीं है मेरे गले का हाल आज क्या हो रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है आज, ठीक है। बच्चा कह रहा है 12 बजे तक ले लो, ठीक है, कभी फिर ले लेंगे 12 बजे तक, बट आज मेरे को थोड़ा माफ़ कर देना, सॉरी बोलता हूँ सबसे कि 12 बजे तक नहीं ले पाऊंगा, आज रेगुलर टाइम तक ही ले लूँगा। बट मैं कल कोशिश करूँगा 11:30 बजे तक ले लूँ, आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा 11:30 तक ले लूँ, बट आज मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं 12 बजे तक नहीं ले सकता। एक बच्चा कह रहा है हाँ ले लो। इधर देखो ध्यान से नालायक, इधर सुना ध्यान से, नहीं इधर सुना ध्यान से। अब एक बार फटाफट से बताओ 5 गेट एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। पहला गेट कौन सा होगा, गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं है। सेकंड गेट क्या होगा कि वो सप्लाई में कवर है या नहीं है। तीसरा गेट क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है या नहीं है। फोर्थ गेट क्या हो गया जी, जल्दी बोलो, फोर्थ गेट क्या होगा, वो टैक्सेबल पर्सन में कवर है या नहीं है। और 5वां गेट क्या होगा कि वो एग्जामिशन में कवर है या नहीं है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। कल हमारी क्लास बिल्कुल होगी जी, कल हमारी क्लास बिल्कुल होगी, मंडे टू संडे हमारी क्लास है जी, कोई बीच में गैप नहीं है, कोई बीच में गैप नहीं है। मंडे टू संडे डेली रात को 10 बजे हम जीएसटी रिवाइज करेंगे, तभी हमारा 30 दिन में खत्म होगा जी। तो कल कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, ध्यान रखना सर, कल कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। शाम को 7 बजे स्टूडेंट दरबार भी है, 10 बजे जीएसटी की लाइव क्लास भी है जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखना ध्यान से। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना हमारे जीएसटी के 5 गेट तो कंप्लीट हो गए। अब ये 5 गेट कंप्लीट होने के बाद, 5 गेट कंप्लीट होने के बाद ना ये तो हमें समझ में आ गया कि अगर मैं इन 5 गेट में कहीं पर भी कवर हो जाऊंगा, इन 5 गेट में कहीं पर भी कवर हो जाऊंगा तो मेरे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट इन 5 गेट में अगर मैं कहीं पर भी कवर नहीं होता तो जीएसटी लेवी भी होगा और कलेक्शन भी होगा। अब सोच समझ के बोलना सर, क्या क्लास में कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा है जो मुझे ये बता दे कि अगर मुझे जीएसटी निकालना है तो मुझे जीएसटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। सोच समझ के बोला नहीं, अगर मुझे जीएसटी निकालना है तो मुझे जीएसटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, एक तो मुझे चाहिए वैल्यू और एक मुझे चाहिए रेट। एक क्या चाहिए, वैल्यू, और एक क्या चाहिए, रेट। अब अगला चेक पॉइंट नंबर 6 ये बात कहता है कि जब तुम्हारे पर जीएसटी लेवी होगा और कलेक्शन होगा ना, चेक पॉइंट नंबर 6 कहता है कि हम उसकी वैल्यू निकालेंगे। सर आपको मैंने पहले भी कहा था, इसको डायग्राम मत समझना, ये आने वाले सारे चैप्टर हैं और वो चैप्टर पढ़ने का फ्लो क्या होगा मैं आपको बताने जा रहा हूं जी। चेक पॉइंट नंबर 6 ये बात करेगा कि जब जीएसटी लेवी होगा और कलेक्शन होगा आप निकालोगे वैल्यू चेक पॉइंट नंबर 6 में, और चेक पॉइंट नंबर 7 में रेट ऑफ जीएसटी।
और याद करो हमारे जीएसटी के रेट कितनी है जी, हमारे जीएसटी की रेट कितने हैं, 4 रेट है। कौन कौन से, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 4 रेट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा, जीएसटी। ये बात ध्यान दो। अच्छा, अब ये जो जीएसटी निकल कर आया, सोच के बोलना, आप सबने क्लास में थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ा होगा। जीएसटी गवर्नमेंट को देने वाला कौन होता है जी, जीएसटी गवर्नमेंट को देने वाला कौन होगा, याद करो, सप्लायर, या तो होगा रिसीवर, या एक होगी थर्ड पार्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। और आपने क्लासेस में पढ़ा होगा सर, एक होता है फॉरवर्ड चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज, एक होता है स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। अगर रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा उसको क्या बोलेंगे, रिवर्स चार्ज। और अगर थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा वो किस केस में होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। आज जो भी आपके ऑनलाइन वेबसाइट वाले हैं, चाहे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये सारे के सारे हम सेक्शन 9 की जब रिवीजन करेंगे आपको बताऊंगा, इस केस में ना तो सप्लायर जीएसटी पे करेगा और ना ही रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा, कोई थर्ड पार्टी होगा वो जीएसटी पे करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो मैंने अगला चेक पॉइंट नंबर 8 में क्या लिखा है जी, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। कौन लाइबल होगा, या तो सप्लायर लाइबल होगा, या वो रेसिपिएंट लाइबल होगा, या वो थर्ड पार्टी होगा। एक को बोलेंगे फॉरवर्ड चार्ज, एक को बोलेंगे रिवर्स चार्ज, एक को बोलेंगे स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। ये हमारा चेक पॉइंट नंबर 8 है। अब हमें यह तो पता लग गया कि जीएसटी देने वाला कौन होगा, सप्लायर होगा, रिसीवर होगा, या थर्ड पार्टी होगा। उसके बाद अगला गवर्नमेंट ये बात कहती है कि चेक पॉइंट नंबर 9 है, व्हेन इज लाइबल टू पे जीएसटी। भाई जीएसटी देने वाला कौन है ये तो पता है, जीएसटी देने वाला कौन है ये तो पता है, बट जीएसटी देना कब है। जीएसटी देने वाला कौन है, सप्लायर है, रिसीवर है, ये थर्ड पार्टी है तो पता है, बट जीएसटी देना कब है सर। अब सोच के बोलना, अगर मान लो मेरा बैच 4 महीने चला, इस 4 महीने में ऐसा कौन सा दिन होगा जिसके बेस पे जीएसटी देना पड़ेगा, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई या पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। अब कई बच्चे हंस रहे हैं, बच्चा कह रहा है हाँ सर एक चैप्टर हमने करा था टाइम ऑफ सप्लाई का, तो टाइम ऑफ सप्लाई का जो आपने चैप्टर किया था ना, दैट इज चेक पॉइंट नंबर 9। मतलब सबसे पहले जीएसटी पे करने के लाइबल कौन होगा वो निकालना पड़ेगा, और जो भी जीएसटी पे करने के लाइबल होगा उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे कि कब जीएसटी पे करना है। तो कब पे करना है, दैट इज व्हेन इज लाइबल टू पे जीएसटी, क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। उसके बाद फिर हमारा चेक पॉइंट नंबर 10 होगा जी। चेक पॉइंट नंबर 10 में कि जीएसटी में ऑडिट कब होता है, जीएसटी के इनवॉइस कब काटने पड़ते हैं, पेमेंट कैसे करनी है, जीएसटी में रिटर्न कैसे फाइल होती है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करने हैं, रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है, रिफंड कैसे मिलेगा, और आईटीसी, इसको हम बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एम 4R आईटीसी। इसको आप ऐसे याद करोगे, एम 4R आईटीसी, एम 4R आईटीसी। ए का मतलब ऑडिट, आई का मतलब इनवॉइस, एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट, आर का मतलब रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, और आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हमारा चेक पॉइंट नंबर 9 है। फिर चेक पॉइंट नंबर 11 आएगा जी। चेक पॉइंट नंबर 11 है असेसमेंट एंड इंस्पेक्शन, कि जीएसटी में इंस्पेक्शन कैसे होगी, जीएसटी में असेसमेंट कैसे होगी, चेक पॉइंट नंबर 11। और चेक पॉइंट नंबर 12 और 13 ये एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं है, इवन सीए इंटर वाले बच्चों के लिए नहीं है, सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए है। बस चेक पॉइंट नंबर 12 होता है अपील, कि जीएसटी में अपील कैसे करते हैं, एडवांस रूलिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, और चेक पॉइंट नंबर 13 होता है इंटरेस्ट, पेनल्टी और अदर पैनल प्रोसिक्यूशन। ये सारा चेक पॉइंट नंबर 13 है। तो टोटल मिला के आपके जीएसटी में 13 चेक पॉइंट हैं। इन्हीं फ्लो से हमें जीएसटी पढ़ना है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो बस सर अगर आपके दिमाग में डायग्राम फिट हो जाता है, आज की क्लास का बस एक मोटिव है, पूरी क्लास ध्यान रखना जी, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, आज की क्लास का सिर्फ एक मोटिव है, इस जितने भी आपके टोटल में 13 चेक पॉइंट हैं, इन 13 चेक पॉइंट को दिमाग में बिठाना। आज की क्लास का बस एक मोटिव, अगर ये 13 चेक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ चुके हैं तो फिर हम अगले चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई चैप्टर नहीं है सर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये कोई चैप्टर नहीं है, बट इसके बेस पे आने वाले जो चैप्टर्स होंगे ना वो बहुत बढ़िया समझ में आएंगे जी। ठीक है, अब एक बात बताओ जी, क्या ये 13 चेक पॉइंट क्लियर हुए हैं जी आपको? क्या ये 13 चेक पॉइंट क्लियर हुए हैं जी? जल्दी बोलो जी, क्या ये 13 चेक पॉइंट एक बार क्लियर हो गए हैं? बच्चा कह रहा है यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सीएमए इंटर के अभी पूरा कोर्स कवर होगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा जी। लो जी, यस सर, यस सर, यस सर। ई वे बिल कौन से पॉइंट में कवर होगा? ई वे बिल आपका चेक पॉइंट नंबर 10 में ही कवर हो जाएगा जी। ई वे बिल आपका चेक पॉइंट नंबर 10 में ही कवर हो जाएगा।
बच्चा कह रहा है यस सर, सीएमए इंटर का फुल कोर्स कवर होगा, यस बोल तो दिया नालायक। चलो जी इधर सुना ध्यान से, ये आपका पूरा डायग्राम हो गया जिसमें टोटल मिला के बच्चा कह रहा है चेक पॉइंट नंबर 12, चेक पॉइंट नंबर 12 है अपील एंड एडवांस रूलिंग, एंड चेक पॉइंट नंबर 13 है इंटरेस्ट पेनल्टी एंड अदर प्रोसिक्यूशन। ये हमारा चेक पॉइंट नंबर 13 है, ये प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए, एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए नहीं है जी। लो जी इधर सुना ध्यान से, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज क्या होता है इसको हम आगे रखे डिटेल में रिवाइज करेंगे। अभी बस ये ध्यान दो कि जहां पे सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा वो फॉरवर्ड चार्ज होता है, जहां पे रिसीवर गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा वो रिवर्स चार्ज होता है। क्योंकि गवर्नमेंट को जीएसटी देने वाले दो लोग होते हैं, एक तो सप्लायर और एक रिसीवर, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ये नोट्स कहां से मिलेंगे, नोट्स ऑलरेडी मैं अपनी एप्लीकेशन पे डाल चुका हूं सर, काफी सारे बच्चों को पता है ये नोट्स कैसे मिलेंगे, तो कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में डाल देना वीडियो खत्म होने के बाद जी। लो जी इधर सुना ध्यान से, इधर देखो, तो फाइनली अब जाके यहां तक हमारे पॉइंट खत्म हो गए जी। एक बच्चा कह रहा है फॉरवर्ड चार्ज की लिस्ट दे देना जी, ये लिस्ट मैं सिर्फ विनय को ही दूंगा जी और कोई किसी को नहीं दूंगा नालायक, फॉरवर्ड चार्ज की कोई लिस्ट नहीं होती। चेक पॉइंट नंबर 5 एग्जामिशन का है, चेक पॉइंट नंबर 5 है एग्जामिशन का, वो लिस्ट एग्जीक्यूटिव के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में एप्लीकेबल है, और जो सीए इंटर वाले बच्चे होंगे उनके एग्जाम में एप्लीकेबल है जी। लो जी इधर देखो ध्यान से रही, अब प्लीज यहां पे बातचीत मत करना, ये आपके टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट हैं। अब अगली क्लास से ना, नेक्स्ट क्लास से, मतलब जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास से हम 1 बाय 1 अब चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जी। आज हमने 13 चेक पॉइंट कंप्लीट कर लिए, आज हमने 13 चेक पॉइंट कंप्लीट कर लिए, कल की क्लास से हम 1 बाय 1 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और फिर हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे जी। अब सुन लो कल हमें क्या करना है जी, कल हमें सबसे इंपॉर्टेंट, और आप में से काफी सारे बार जानती होंगे, सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करना है जी। पहले हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, इन सब की बातें अब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगी जी। मतलब अब ये लगा लो कल से हमारे चैप्टर जो बड़े बड़े होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। आज हमने टोटल मिला के 13 चेक पॉइंट कंप्लीट कर लिए, अगर यही आपको समझ में आ गए हैं ये बहुत बड़ी बात है जी, और उम्मीद करूंगा पूरी क्लास को ये चेक पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे जी। ठीक है जी। चेक पॉइंट नंबर 10, चेक पॉइंट नंबर 10 हमारा है जी एम फॉर आर आईटीसी। ए का मतलब ऑडिट कब करवाना है, इनवॉइस कब करेगा, रिटर्न कब फाइल करनी होती है, उसके बाद पेमेंट कैसे करनी है, रिटर्न कब, मतलब रिफंड हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे पॉइंट आपके यहाँ पे निकल के आएंगे जी। लो जी इधर देखो ध्यान से, अब प्लीज यार बातचीत नहीं। अब यहाँ पे ना मैं आपको टेस्ट दिखाने जा रहा हूँ जी। अब हम कर रहे हैं टेस्ट। अब जो बच्चे प्रोफेशनल वाले हैं वो यहाँ बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं जी। वैसे उनके एग्जाम में एमसीक्यूज नहीं है, बट अगर उनको भी अपनी नॉलेज चेक करनी है कि कहीं वो तो नहीं गलती करे, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे आके ना एटीट्यूड थोड़ा अलग हो जाता है, तो उनको लगता है ये बच्चों वाले क्वेश्चन हम क्यों करें, तो एक बार अपनी नॉलेज अगर चेक करनी है तो कर सकते हो, नहीं तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे यहीं पे बैठेंगे क्योंकि उनके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जी। लो जी इधर देखना ध्यान से, इधर देखना। अब यहां पे एक बार चेक करो जी, लो जी यहां पे एक बार चेक करना। सबसे पहला क्वेश्चन देखो जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखो जी, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, बताओ रे इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगेगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो, इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगेगा, सीजीएसटी प्लस में आईजीएसटी, सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, एसजीएसटी प्लस में आईजीएसटी, या ओनली आईजीएसटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी खुश मत हो ना, अगले का देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। अब रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहे जी, पप्पू, ओ माय गॉड किसका नाम आ गया यार, चलो कोई बात नहीं। पप्पू इज ए डीलर रजिस्टर्ड इन जीएसटी एंड हैज परचेज गुड्स फॉर 7 लाख एंड पेड सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% एंड सोल्ड द गुड्स एट ए प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट, चार्ज आउटपुट सीजीएसटी 9%, आउटपुट एसजीएसटी 9%, नेट टैक्स पेबल कितना होगा जी। कह रहे हैं नेट कितना टैक्स पे करना होगा, ये बता दो जी, नेट कितना टैक्स पे करना होगा। लो जी नेट कितना टैक्स पे करना होगा जी, जल्दी बोलो, नेट कितना टैक्स पे करना होगा जी। एक पप्पू डीलर है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, उसने सामान परचेज के 7 लाख रुपए का, उसमें 9% सीजीएसटी पे किया, 9% एसजीएसटी पे किया, और उसने आगे सामान बेचा 40% प्रॉफिट कमा के, और फिर आगे जीएसटी चार्ज किया 9% और एसजीएसटी 9%, उसको नेट गवर्नमेंट को कितना जीएसटी देना पड़ेगा, बस ये बता दो जी। ऑप्शन नंबर ए
कई बच्चे कह रहे हैं ए देना पड़ेगा, ए नील, बहुत बढ़िया। राम्या कह रहे हैं नील, नालायक। नील कैसे आ रहा है जी? बहुत सही आंसर दे रहे हो जी, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड यार। अब लग रहा है कि वाकई आपको जीएसटी समझ में आ रहा है, सही में अब लग रहा है कि वाकई आपको जीएसटी समझ में आ रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए कैसे है, इधर देखो ध्यान से जी। 7 लाख रुपए के ऊपर अगर मैं 9% जीएसटी निकालूंगा तो कितना आएगा? 63,000 का सीजीएसटी, 63,000 का एसजीएसटी, ठीक है, इतना आएगा जी। अब सोच समझ के बोलना, मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी? 7 लाख, क्योंकि इसका मुझे आईटी से मिल जाएगा। इस 7 लाख में 40% प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो कितना आएगा जी? 9,80,000, इतना आएगा। अब अगर 980 पे 9% जीएसटी लगाऊंगा तो 88,200 सीजीएसटी, 88,200 क्या बनेगा? एसजीएसटी। अब सोच समझ के बोलना, 88,000 गवर्नमेंट को देने हैं, 88,200 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं और 63,000 पे लेने हैं। तो अगर 88,200 में से 63,000 माइनस कर दूंगा तो 25,200 रुपए नेट मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर जी, ये आंसर आएगा जी बस। और जो अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, ये वही सेम ही तो है, बस वो हमने झोपड़ी बना के किए थे, ये पैराग्राफ फॉर्म में आ गया। फर्क बस ये है, वो हमने झोपड़ी बना के किए थे, ये पैराग्राफ फॉर्म में आ गया जी। लो जी, अब देखो तीसरा जी, एक बार तीसरा चेक करो जी। अब तीसरा चेक करो जी। मिस्टर एक्स इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। मिस्टर एक्स, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मिस्टर एक्स इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, हैज परचेज गुड्स 8,60,000 प्लस सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, सोल्ड द गुड्स एट ए प्रॉफिट 40% ऑन कॉस्ट। टैक्स पेबल कितना आएगा जी? टैक्स पेबल कितना आएगा? हाँ, ये चिंदी क्वेश्चन, सचिन कह रहा है चिंदी क्वेश्चन, सचिन का ही आंसर गलत है। और सचिन कह रहे हैं चिंदी क्वेश्चन और सचिन का ही आंसर गलत है जी। इसमें मुझे पता है काफी सारे बच्चे गलत आंसर देंगे, काफी सारे बच्चे गलत आंसर देंगे, और यही उम्मीद थी आपसे नालायकों। इतना समझाने के बाद भी आप गलती करोगे। कह रहे हैं ए ऑप्शन। सर ए कैसे बन गया? ये वही बच्चे हैं जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। सर साफ साफ लिखा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। यार मैं नहीं खेलूंगा यार, मैं यहां से जा रहा हूं, एक मिनट रुको, मैं यहां से जा रहा हूं जी, मैं यहां से जा रहा हूं, बाय बाय कर रहा हूं जी। सर वो पर्सन जब जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे भिंडी कलर के बच्चे, मेरे पाइनएप्पल कलर के बच्चे, वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। और जब वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जीएसटी कहां से पे करेगा वो? ओ माय गॉड यार, ये तो हमने देखा ही नहीं था यार, ये तो हमने देखा ही नहीं था यार। अब यार यार करते रहो नालायक बच्चे। इधर देखो ध्यान से, जब ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो सर कहां से जीएसटी लगेगा? आंसर इज डी, यहां पे जीएसटी आएगा ही नहीं। एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया आपको और आप कंफ्यूज हो गए जी। आंसर बनेगा डी, यहां पे जीएसटी की बात ही नहीं होगी, क्योंकि जब वो पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है उस केस में जीएसटी की बात नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो जी, बहुत बढ़िया बच्चा कह रहा है सर, सुधीर कह रहा है सर जीएसटी पे करेगा ना। उसने क्या बोला है सर आगे? वो जीएसटी पेबल कितना होगा? पेबल कितना होगा? पेबल, पेबल तो होगा ही नहीं सर। यहां पे एक बात बताओ, उसने सामान परचेस किया, उसने उसको जीएसटी दिया होगा, क्या उसने आगे जीएसटी चार्ज किया होगा? आगे जीएसटी चार्ज ही नहीं किया होगा, और जब आगे जीएसटी चार्ज ही नहीं किया होगा तो पेबल कितना होगा? नील ही तो होगा। इसका आंसर बनेगा जी डी। उसके बाद देखो जी, कई बच्चे क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहे। कई बच्चे कह रहे हैं सर पे तो करेगा ना, कस्टमर है सर पे तो करेगा। आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे सर। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने क्वेश्चन क्या बोला है। उसने किसकी बात की है? एक्स की बात की है। एक बात बताओ, एक्स ने सामान परचेज किया, एक्स ने इसको जीएसटी दिया होगा। फिर एक्स ने जब आगे 40% प्रॉफिट जोड़ के सामान बेचा, एक्स ने जब प्रॉफिट जोड़ के सामान बेचा, एक्स अनरजिस्टर्ड है, जब एक्स जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा? सर एक बात बताओ, जब वो एक्स जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है तो क्या वो कस्टमर से जीएसटी चार्ज करेगा? आंसर इज नो। जब जीएसटी चार्ज ही नहीं करेगा आंसर नहीं लाएगा जी। मैं नहीं खेल रहा आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 4 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है जी। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 कहीं गलती कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ लेना जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाकई कमाल कर दिया सर, बहुत बढ़िया यार। मन कर रहा है आपके लिए यार क्लैपिंग करूं सर, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत जबरदस्त आंसर दिया। अब आंसर देखो निकाला कैसे है, 5 लाख पे 12% कितना हो गया, 60,000 पे हो गया जी। 60,000 पे निकल के आ गया। अब वो यहाँ पे 2 लाख रुपए इसमें प्रॉफिट जोड़े हैं, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 लाख रुपए। उसका 6% कितना हो गया जी, 84,000। नहीं सॉरी, कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया जी 42,000 रुपए, मतलब 42,000। 42,000 ये हो गया, 42 ये हो गया, टोटल कितना हो गया 84। अब सोच के बोलना 84 देने हैं, 60,000 रुपए लेने हैं, तो 24,000 रुपए नेट आ गया, तो 12,000 सीजीएसटी और 12,000 एसजीएसटी नेट आपको ये देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सर मुझे नहीं समझा सुधीर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपने फिर क्वेश्चन सही ढंग से पढ़े नहीं है। एक बार इधर सुना ध्यान से, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं जी, एक बार दोबारा से रिपीट कर दूं, क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा और मैं नहीं चाहता किसी बच्चे को समझ में ना आए इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी। एक बार दोबारा बोल देता हूं जी, 5 लाख का आपने सामान परचेज किया, उस पे आपने 12% जीएसटी पे किया, तो आपने कितने का जीएसटी पे किया होगा, 60,000 रुपए का। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 60,000 रुपए का जीएसटी पे किया होगा। अब जितने का आपने जीएसटी पे किया होगा उतने का आपको आईटीसी मिल गया होगा। सर जो ये 60,000 रुपए का जीएसटी पे किया होगा उसका आपको आईटीसी मिल गया होगा। फिर वो कह रहे हैं आपने आगे सप्लाई की और 2 लाख रुपए प्रॉफिट जोड़ा, तो 5 और 2 कितने हो गए, 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए वो कह रहे हैं 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, तो ये 6% कितना हो गया जी, 42,000 रुपए सीजीएसटी, और 7 लाख का 6% कितना हो गया, 42,000 रुपए एसजीएसटी। अपने आप बोल देना जी। अब मुझे सीजीएसटी के, ध्यान सुना, मुझे सीजीएसटी के 42,000 रुपए देने हैं, एसजीएसटी के 42,000 रुपए देने हैं और 60,000 रुपए लेने हैं। और क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको यूज कैसे करना है, 50 सीजीएसटी में 50 एसजीएसटी में। तो अगर ये 60,000 रुपए हैं, 30,000 यहां यूज करोगे, 30 यहां यूज करोगे, तो 12,000 रुपए नेट आपका जीएसटी बचेगा जो आपको देना होगा, तब जाके आप ऑप्शन नंबर ही आएगा जी। ठीक है जी, ये क्लियर है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ जी कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर बोलो जी, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। आईटीसी ऑफ सीजीएसटी कैन बी यूटिलाइज फ्रॉम एसजीएसटी, एसजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी में यूज कर सकते हो, आईजीएसटी सिर्फ ओनली सीजीएसटी में यूज होगा, और सीजीएसटी आप आईजीएसटी में कर सकते हो। बताओ जी सच्ची कौन सी है, सच्ची कौन सी है सर। कई बच्चे तो ए कह रहे हैं, नालायक कई बच्चे तो ए कह रहे हैं। अगर मेरे सामने होते ना सर कान पकड़ लेता उनके, सही बोल रहा हूं, अगर आप मेरे सामने तो कान पकड़ लेता सर। ए कहां सच्ची है, क्या सीजीएसटी को एसजीएसटी में कर सकते हो, आंसर इज नो। मैंने अभी कहा था ना तो सीजीएसटी एसजीएसटी में होगा, ना एसजीएसटी सीजीएसटी में होगा। और सी कौन सा है, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है आईजीएसटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सीजीएसटी में होगा। क्या सही कह रहा है सर, क्या आईजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी में होता है, आंसर इज नो। आईजीएसटी फर्स्ट आईजीएसटी में और सेकंड आप कैसे भी कर लो। जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल परफेक्ट है कि सीजीएसटी को आप आईजीएसटी में खत्म कर सकते हो, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है जी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कमाल हो गया जी। वैसे मतलब ये लगा लो 80% बच्चा है, 80% बच्चा तो सही आंसर दे रहा है सर। 20% बच्चे को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे तब जाके वो सही आंसर देंगे जी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। लो जी आंसर दो जी। अब क्वेश्चन नंबर 7 का जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है जी, बताओ जी। इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट आईजीएसटी इज पेबल बट आईटीसी नॉट अलाउड। इन केस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट आईजीएसटी इज पेबल बट आईटीसी अलाउड। इन केस ऑफ परचेज फ्रॉम अदर स्टेट सीजीएसटी इज पेबल, आईटीसी नॉट अलाउड और आईटीसी अलाउड। ये आपके इन चारों में से बताओ सच्ची कौन सी है जी। मजा आ रहा है आपको देख के, सही बता रहा हूं सर, इतना मजा आ रहा है आपको ना देख के, इतने सही आंसर आप दे रहे हो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर है जी।
हम दूसरी स्टेट से परचेज करेंगे तो IGST देना पड़ेगा और साथ में ITC भी क्लेम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आज तो ना आपके लिए ना एक तो खड़ा होके एक तो हेड्स ऑफ करने का मन कर रहा है। बहुत बढ़िया यार, अगर आप ये आंसर सही दे रहे हो ना सर, एग्जाम में आप मार नहीं खाते। सही बता रहा हूं, आज मुझे वाकई अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि जो हम रिवीजन क्लास कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है। लव यू सो मच। लो जी, अब आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट जी। कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? GST इज पेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बट नॉट ऑन सर्विस। GST is payable on supply of service but not on goods. GST is not payable on supply of goods or service, और GST is payable on goods or service as well। बताओ जी कहां पे? जल्दी बोलो जी फटाफट से, GST कहां पे देना है जी? GST क्या गुड्स पे है, सर्विस पे नहीं है? सर्विस पे है, गुड्स पे नहीं है। ठीक है जी, गुड्स और सर्विस किसी पे नहीं है, या गुड्स पे भी है सर्विस पे भी है, दोनों पे भी है जी। बताओ जी किस पे है जी GST? ओ माय गॉड यार, मजा आ रहा है सच में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कि GST गुड्स पर भी है सर्विस पर भी है, दोनों पर ही GST एप्लीकेबल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब झूठ मत बोलना जी, झूठ मत बोलना। ये आपके हाथ में किताब है, मान लो कि किताब है, किस किस बच्चे के 8 में से 8 सही है जी? किस बच्चे के 8 में से 8 सही है? बस जा रहे हैं जी, लास्ट बात है फिर हम चल रहे हैं। किस किस बच्चे के 8 में से 8 सही है जी? जल्दी बताओ जी, किस किस बच्चे के 8 में से 8 सही है? जल्दी बोलो फटाफट से, किस किस बच्चे के 8 में से 8 सही है जी? 8 में से 8, 7 हैं कई बच्चों के, 8 हैं, 8 हैं, 8 है कई बच्चों के, 7 हैं। तो मेजर मतलब ज्यादा बच्चों के 7 हैं, एक आधा गलत हो ही गया कई बच्चों का, बट 8 भी कई बच्चों के हैं। बच्चे कह रहे हैं बल्ले 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 सर, मजा आ गया, बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले हो गई। नालायक को बल्ले बल्ले होगी ना, अगर डेली रिवीजन क्लास में आओगे बल्ले बल्ले होगी, टेंशन मत लेना जी। डेली रिवीजन क्लास में आओगे बल्ले बल्ले हो जाएगी जी। लो जी, ऑलमोस्ट कई बच्चों के 7 और 8 तो सही हैं, 7 और 8 तो काफी बच्चों को सही है। बहुत बढ़िया, चलो जी, अब बस ऐसे अब डेली आते रहना जी, ऐसे अब डेली आते रहना, रिवीजन जबरदस्त करेंगे। कल से फाइनली हम चैप्टर स्टार्ट कर देंगे जी, कल से हम बड़े बड़े चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कल टाइम पे के बैठ जाना, क्योंकि हमारे सारे चेक पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। कल से आते हमने कुछ नहीं करना, बस चैप्टर हमें स्टार्ट करने हैं। तो कल रात को 10 बजे सारे यहाँ पे मिलेंगे जी, मुलाकात करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 क्यों नहीं था? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं था? अच्छा, 5 के बाद 6 नहीं है? ओके, मेरे को ध्यान नहीं है, 5 के बाद 6 है ही नहीं, मतलब 7 ही है फिर तो। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अभी थोड़ी देर में ना मैं 15-20 मिनट में एक वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, और देखना बच्चे ने कितना बढ़िया गिफ्ट दिया सर। पूरी वीडियो देखना, बच्चे ने कितना बढ़िया गिफ्ट दिया सर। मतलब आज मैं इमोशनल हो गया, सही बता रहा हूँ सर, आज मैं इमोशनल हो गया। और जब मैं वो गिफ्ट देख रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे, और बस ये था कि मैं आपके लिए जितना करूं। तभी जो मेरा गला दर्द है ना, आज मेरा गला बहुत दर्द है, फिर भी मैं यहाँ पे बोल पता क्यों पा रहा हूँ? क्योंकि आपके प्यार की वजह से। ये सिर्फ आपका प्यार ही है सर, सिर्फ मैं बोल पा रहा हूँ। 15 मिनट के बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, ठीक है, देखना। मतलब मुझे तो सर बहुत अच्छी लगी है, मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी, बट मुझे बहुत प्राउड फील हुआ अपने बच्चों पर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। ठीक है, बस अपना प्यार बनाए रखना। आपके लिए दिन रात काम करने को तैयार हूं सर, आपके लिए दिन रात काम करने को तैयार हूं, पूरी जी जान लगा दूंगा। ये बात ध्यान देना, आपके मैं एग्जाम निकलवा के मानूंगा सर, आपके मैं एग्जाम निकलवा के मानूंगा। टैक्स में मेरा पूरा टारगेट है सर, हर बच्चे के 60 नंबर कम से कम चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूट एग्जामिशन दे दे के थक जाए, बट एग्जामिशन खत्म ना हो, उसको लगे बच्चे कहां से आ गए इतने सारे, उसको लगना चाहिए कि वाकई इस बार बच्चे पढ़ के आए हैं सर। मेरा टारगेट तो ये है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। और लाइक करके जाना सर, और 15 मिनट के बाद एक वीडियो डालूंगा। बच्चे ने देखना कितना बढ़िया गिफ्ट दिया है, उम्मीद करूंगा आपको भी अच्छा लगेगा। और बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू सो मच प्यार करने के लिए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच जी, बाय बाय, बाय बाय, खुश रहो, मुस्कुराते रहो जी, बाय बाय जी।